सोशल मीडिया पर आजकल आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं की खूब चर्चा है। चर्चा इस बात को लेकर कि इन महिला प्रवक्ताओं ने टीवी डिबेट्स का माहौल ही पलट कर रख दिया है, बदल दिया है। इन्हीं चेहरों में एक अहम किरदार है कंचना यादव का। कंचना यादव की कहानी को पंख मिले छात्र राजनीति से। इनमें छाप है बीएचयू की भी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी और जेएनयू की भी। हमारी मंच पर आज मेहमान है कंचना यादव। कंचना जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ तक जी, पर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कंचना जी, आपको रफ टफ तौर पर टीवी डिबेट्स में सबने देखा है, लेकिन हम पहले ये जानना चाहते हैं कि हम कंचना को जानना चाहते हैं। जौनपुर से जिनकी शुरुआत होती है, उत्तर प्रदेश के, कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से राजनीति में पैर जमाने का आप सोचती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब हम पढ़ रहे होते हैं, स्कूल में थे, तो हमारा ये था कि मैं पहली गर्ल थी अपने घर से या पूरे ख़ानदान से जिन्होंने बाहर पढ़ने का सोचा। और मेरे ग्रैंडफादर और मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर, इस सब के बहुत सपोर्टिव थे। वो उनके अंदर कभी ये नहीं था कि मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं था। और जिसका फ़ायदा मिला हमारी जनरेशन से, मेरे जनरेशन से शुरू हुआ ये, तो मुझे डॉक्टर बनने का मेरा सपना था। पर उस समय मैं घर पे ही तैयारी करती थी, बाहर कहीं कोचिंग वगैरह का इस तरह से सपोर्ट नहीं ले पाई। और ऑल इंडिया एक जो एम्स का टेस्ट होता है, प्री मेडिकल टेस्ट होता है, और फिर सीपीएमटी का हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, पहले हुआ करता था। फिर वो एक बार पेपर लीक हुआ, फिर केंद्र सरकार ने सबको मर्ज करके एक सिंगल पेपर करा दिया। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था सीपीएमटी में, तो उसमें सिलेक्शन हुआ था। बट उसमें बीडीएस जो डेंटल का होता है, आफ्टर काउंसलिंग मुझे डेंटल का मिला, लेकिन शौक था कि मैं एमबीबीएस ही करूँगी। तो अगले बार मैंने फिर से पेपर दिया और पेपर लीक हो गया, सब डिले हो गया। तो उसी साल मेरा हो गया था 2013 में, 14 में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी में, जूलॉजी में। तो हमने सोचा कि हम अब बीएससी के रास्ते हम पीएचडी करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन अब दूसरे वाले डॉक्टर बनेंगे। तो फिर मैंने बीएचयू में एडमिशन लिया, और बीएचयू से एडमिशन लेने के बाद फिर मास्टर्स के लिए तमाम जगहों पर अप्लाई किया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, तो जिसमें सिलेक्शन मेरा सारे यूनिवर्सिटियों में हो गया था। तो मैंने काउंसलिंग पहले वहाँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कराया, फिर जेएनयू का रिजल्ट आ गया। तो हमने एक अपने बीएचयू के प्रोफेसर से फ़ोन करके पूछा, मैडम ऐसा सिचुएशन है और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे हैदराबाद जाना चाहिए कि मुझे जेएनयू जाना चाहिए, क्योंकि जेएनयू को काफ़ी बदनाम कर दिया गया था तब तक, 2016-17 तक। तो घर वाले थोड़े से हिचकिचा रहे हैं कि जेएनयू कैसे भेजें। तो उन्होंने बोला कि नहीं, लाइफ को एक्सप्लोर करना है, पढ़ाई के साथ साथ दुनिया को समझना है, देश को समझना है, पढ़ाई के साथ साथ साइंस के साथ साथ, तो जेएनयू चुनो। इससे मत सोचो कि उस दौरान क्या कहा आपने? कहा कि एक तरह की ब्रांडिंग हो गई थी जेएनयू की, घर वालों ने उस दौरान क्या कहा जेएनयू को लेकर? देखिए, ये तो आप सब मानेंगे कि जो टेलीविजन चैनल्स हैं उसको देख देख कर तो परिवार वालों को लगता था कि जेएनयू में कोई आतंकवादी रहते हैं, नक्सल रहते हैं, जेएनयू में मतलब कोई बम फोड़ने वाले लोग रहते हैं। इस तरह की इमेज बना दी गई थी कि जहाँ पर लड़कियाँ तो सुरक्षित ही नहीं रहती होंगी, लड़के नशा करते हुए पाए जाते हैं। ये सारे इस तरह का जो इमेज बनाया गया था, इससे डरते हैं किसी की भी फैमिली हो, है ना, खासकर गर्ल्स को भेजने के लिए वो तो डरते हैं। लेकिन जब हमारे प्रोफेसर ने हमें बोला कि नहीं, वो एक मीडिया का द्वारा बनाया हुआ इमेज है जो एक पर्सन के लिए बना दिया गया है और पूरे संस्थान को बर्बाद करने पे तुल गए हैं, उसकी न सुनो, जाओ जेएनयू। तो हमने जेएनयू में मास्टर्स में लाइफ साइंसेस में एडमिशन ले लिया, और फिर यहीं पर हमने पीएचडी में एडमिशन लिया, कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस में। तो अभी मैंने अपना पीएचडी कई महीने हो गए, 4-5 महीने हमने जमा कर दिया हुआ है। तो अभी मैं पूरी तरह से पॉलिटिक्स में हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनने का आपका सपना था, लेकिन राजनीति में आज आप पैर जमा चुकी है। स्वीकार्यता घर पर थी इस बात की कि राजनीति में कोई आए? परिवार में कोई था पहले राजनीति में? देखिए, ये हमारे परिवार में जिला पंचायत लेवल पे, ग्राम प्रधान लेवल पे हमारे ग्रैंडफादर प्रधान हुआ करते थे, और हमारे अंकल जी थे और वो जिला पंचायत थे। तो उनका 2019 में उनका मर्डर हो गया। तो उनके मर्डर के बाद थोड़ी सी फैमिली में दहशत हो गई कि राजनीति में अब कोई नहीं जाएगा, और ख़ासकर गर्ल्स के लिए तो कतई नहीं। तो लेकिन हम जब राजनीति में आए तो पहले तो बहुत डर था ये कि राजनीति है, एक तरह भारतीय जनता पार्टी है, आप उसके अगेंस्ट बोलोगे तो कल का क्या हो जाएगा।
तो लेकिन धीरे धीरे अब परिवार वाले भी स्वीकार कर लिए हैं कि नहीं, बहुत अच्छा कर रही हैं और जो कर रही हैं, जिस फील्ड में हैं, जो करना चाहती हैं उसमें अपना 100% दे रही हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि कभी किसी चैनल पे नहीं दिखूं मैं शाम में तो घर वाले फ़ोन करके क्या कहते हैं, क्या क्या हुआ, कहीं बैन तो नहीं हो गई। तो ये है कि अभी घर वाले, रिश्तेदार वाले, पूरे, हमको लगता है एक तरह से हमारा समाज, हमारा देश इस बात को एक्सेप्ट करने लगा है कि राजनीति में प्रमुखता से महिलाएं सामने आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छा है और जो कि एक आंदोलन का नतीजा है। हमारे जैसे हमारे पार्टी में और प्रियंका हैं और तमाम पार्टियां जो महिलाओं को सामने ला रही राजनीति में, उसी का एक, उस संघर्ष का एक नतीजा है जी। लेकिन कितना बड़ा फैसला था जौनपुर से दिल्ली आना और वो भी राजनीति में पैर जमाना? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं जब दिल्ली आई थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगी, और मैं जब ग्रेजुएशन में BHU में थी तो भी नहीं सोचा था कि राजनीति में जाऊँगी। और यहाँ पर मैं 17 में आई और फिर क्लासेस होते थे और उस समय फ़ी हाइक मूवमेंट चल रहा था, जिसमें मैं भी, प्रियंका भी, सब लोग जुड़े हुए थे। और जब प्रोटेस्ट में जाना शुरू किया और फिर लॉकडाउन लगा और 2020 में, उसमें मैंने बहुत किताबें पढ़ी, है ना। किताबें इन द सेंस कि मैंने, क्योंकि साइंस के बैकग्राउंड से होने के नाते थोड़ा सा आप हिस्ट्री, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सब में आप पीछे रह जाते हो, कहीं पढ़ने का समय नहीं मिलता है। और लेकिन मुझे पढ़ने का उस समय मौका मिला और मैं 2017-18 से ही मैं छात्र RJD से जुड़ गई थी। पहली बार RJD बनी, छात्र विंग बना 2018 में। हमारी पार्टी ने JNU में चुनाव लड़ा और 8000 जो टोटल कैपेसिटी होती है, जिसमें 5500 वोट ही पड़ते हैं, उसमें हम 550 से ऊपर पहली बार वोट लेकर आते हैं और हमारी छात्र विंग जो है JNU में इस्टेब्लिश हो जाती है। तो उसमें हम लोग सब जुड़ते हैं और आंदोलन का पार्ट लेते हैं, प्रोटेस्ट का पार्ट लेते हैं, डिस्कशन होता है। और फिर तेजस्वी जी, लगातार तेजस्वी जी हम सबसे मिलते जुलते रहते थे। छात्र विंग पर उनका विशेष फोकस हुआ करता था और अभी भी है। तो इस वजह से राजनीति में वो रुचि बढ़ती चली गई और तेजस्वी जी ने चुना कि हमारे जो टेलीविज़न के फेस होंगे वो महिला प्रवक्ता होंगे, तो जिसमें हम लोग को चुना गया कि आप लोग आओ और आप ही लोग को हम मैदान में उतारेंगे। अच्छा, आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में ग्रेजुएशन किया, इस सब्जेक्ट में खास रुचि थी आपकी? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से थी और डॉक्टर बनने का सपना था, तो मैंने जूलॉजी फिर चूज़ किया, क्योंकि आप समहाउ वो रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी पे आप पढ़ाई करते हो, तो मेरा जूलॉजी में इंटरेस्ट था, मैंने वो पढ़ा। फिर लाइफ साइंस, जो कि लाइफ साइंस में जूलॉजी, बॉटनी, अदर जो लिविंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो लाइफ साइंस में आ जाते हैं। इट्स वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। तो फिर उसमें फिर मैंने मास्टर्स किया। तो कैसे आज जब आप पीछे देखती हैं तो BHU के दिनों को कैसे याद करती हैं? देखिए, BHU जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी कैपेसिटी 30,000 से ज़्यादा है और वहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए अगर कहें, सारे सब्जेक्ट लगभग BHU में हैं। और ग्रेजुएशन के लिए BHU बहुत अच्छा प्लेस है, क्योंकि आपको एक डिसिप्लिन देता है BHU, आपको एक डायरेक्शन देता है BHU। लेकिन तमाम खामियां वहाँ पर प्रशासन की तरफ से हैं, खासकर सेफ्टी वाले इशू को लेकर। आज भी BHU में 8 बजे शाम होते ही आपके सारे गेट लॉक कर दिए जाएंगे, यू आर लॉक्ड। मतलब बॉयज़ का हॉस्टल खुला रहेगा, बॉयज़ पूरे रात भर घूम सकते हैं कैंपस में, बट गर्ल्स जो है वो लॉक्ड हो गई जेल की तरह। ये BHU का भी हाल है। और 8 बजे आप गेट पे जाओ, आपके साथ कुछ न कुछ तो बुरा हो जाएगा। पता चला कि आपका दुपट्टा कोई खींच के ले जा रहा है, पता चला आपको कोई कुछ कह के चला गया। तो एक सेफ्टी इशू है जिस पे हमको लगता है कि खुद प्रधानमंत्री जी वहाँ से हैं, तो उनको उस चीज़ को लेकर करना चाहिए था। क्योंकि जब मैं थी उस समय एक हमारे ही कैंपस की एक लड़की के साथ वो साइकिल से जा रही थी, उसका दुपट्टा किसी ने खींच लिया और बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और वाइस चांसलर को हटाना पड़ा, फिर दूसरे वाइस चांसलर को अपॉइंट कराया गया। तो ये इशू है। और दूसरा जो है ना, BHU में पॉलिटिक्स को बैन कर दिया गया है। क्यों? स्टूडेंट पॉलिटिक्स को BHU में क्यों बैन किया गया? वहाँ पर चुनाव नहीं होता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है, BHU में क्यों नहीं? BHU की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि एक बार इसको स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर, खासकर यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि अगर इससे कोई ये कहे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आएंगे तो पढ़ाई नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से एक फ्रॉड फिलॉसफी है ना, जो अपने मनगढ़ंत के अनुसार लोग गढ़ते हैं और ये पॉलिटिक्स करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। JNU किसी से पीछे है क्या? राजनीति भी होती है, पढ़ाई भी होती है, IAS IPS भी बनते हैं वहाँ से, साइंटिस्ट भी बनते हैं वहाँ से, हर फील्ड में जाते हैं वहाँ से। तो ये मुझे लगता है BHU को लेकर जो मेरा ओपिनियन पर्सनल है कि वहाँ पर पॉलिटिक्स को ओपन किया जाना चाहिए, चुनाव वहाँ पर होने चाहिए। दूसरा
कि विमेंस को लेकर सेफ्टी बढ़ाइए, विमेंस को लॉक मत करिए, विमेंस को सेफ्टी बढ़ाइए। खुद प्रधानमंत्री जी है वहाँ से जी। और उसके बाद जब आप दिल्ली आती हैं, दिल्ली के बारे में क्या छवि लेकर आप आती हैं? क्या परसेप्शन दिल्ली को लेकर आपके मन में होता है? देखिए, एक तो पहली बात दिल्ली सिटी है ना, कैपिटल है हमारा, तो एक होता है कि कैपिटल में हम कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन कैपिटल में अगर जेएनयू जैसी जगह हो जहां मिनिमम फीस हो और मैक्सिमम सिक्योरिटी हो, तो वहां पर कोई गांव से कितने भी पिछड़े इलाके से कहीं से भी आए वो सरवाइव कर जाएगा। और आज भी मैं ये मानती हूँ कि जेएनयू वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस है इंडिया में लड़कियों के लिए। आप 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, 3 बजे जाइए, 5 बजे जाइए, आप लाइब्रेरी कभी जाइए, लाइब्रेरी से कभी आइए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हर जो है कि चौराहे पर 10-10 गार्ड खड़े हैं और उनके दहशत में आके जो है ये ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मानसिकता होती है जो कैंपस आपको ट्रेन करता है ना, लड़कियों को से कैसे बात करना है, उनको कैसे देखना है। तो ये जेएनयू एक सेफेस्ट प्लेस मिला हम लोग को कि हम यहाँ पर सरवाइव कर पाए। एक फियर होता है ना कैपिटल को लेकर, वो फियर नहीं रहा जेएनयू के नाते, और कॉन्फिडेंस तो ज़बरदस्त देता है जेएनयू। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप साइंटिस्ट फील्ड में जाइए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, आप पॉलिटिक्स में आइए, जेएनयू जो कॉन्फिडेंस देता है, हमको लगता है कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी आज इस देश के हर एक राज्य में होनी चाहिए। और एक नहीं, 2-2, 4-4 होनी चाहिए, जिसका मिनिमम फीस हो, मैक्सिमम लड़कियों की सिक्योरिटी हो और पॉलिटिक्स हो वहाँ पर, स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो वहाँ पर। ऐसी यूनिवर्सिटी हर देश के हर एक कोने में मांगता है। लेकिन तो जो आप कह रही हैं कि जेएनयू को लेकर जो एक गढ़ा हुआ परसेप्शन है और जो असलियत है जिसे आपने जिया है, उसमें मुख्य फ़र्क आपको क्या नज़र आता है? देखिए, एक हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमन जी भी वहीं से आती हैं, हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं वो भी वहीं से आते हैं। तो हमको समझ नहीं आता कि जब आपके नेता मतलब जो जेएनयू के खिलाफ बोलते हैं वो वहाँ से आते हैं तो वो अच्छे होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से आया हुआ कोई अपोजिशन में जाए, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का पार्ट होता है, वो तो बहुत जो है ये लड़ने वाला होता है, वो तो बहुत गाली गलौज देने वाला होता है, वो तो फ्री का मुफ्त का खाने वाला होता है, वो तो कामचोर होता है। मतलब क्यों आप अगर जेएनयू से निकल कर प्रोडक्ट जेएनयू के आपके पार्टी में जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे। वो बहुत ज्ञानी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो वित्त मंत्री बन सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर बन सकते हैं, अच्छा मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन अगर विपक्ष में आए तो देखो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के पार्ट हैं। तो ये एक जो छोटी सी राजनीति होती है ना, छोटी वाली नैरेटिव बनाने के लिए, एक संस्थान को बदनाम करने के लिए, जो आप बना ना सको उसको आप बदनाम कर दो क्योंकि आपके पास सिस्टम है जी। तो बहुत अलग है, जो बाहर छवि है और जो जेएनयू के अंदर है वो बहुत अलग है, क्योंकि आप वहाँ पर एक जो हायरार्की सिस्टम है वो नहीं है। मतलब मैं अगर जाऊँ अपने प्रोफेसर को मैं नाम लेकर बुलाऊँ, है ना, और वो ये कल्चर है कि ये मेरे अंडर काम नहीं करती, ये मेरे साथ काम करती है। ये हमारे प्रोफेसर्स का मतलब खासकर मेरे प्रोफेसर का जो मेरा रहा है, मैंने देखा है कि 5-6 साल मेरे पीएचडी के दौरान उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये लड़की मेरे अंडर काम करती है, उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ काम करती है। तो ये जो इक्वलिटी वाला भाव है वो जेएनयू में है जी। पीएचडी का भी आपने जिक्र किया, डेटा साइंसेज और मशीन लर्निंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें आपकी पीएचडी सब्जेक्ट को लेकर रही। इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगी सिंप्लीफाई करके दर्शकों के लिए? दरअसल मेरा जो पीएचडी थीसिस का टाइटल है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटरप्रेटेबल मशीन लर्निंग ऑन कैंसर सोमैटिक म्यूटेशंस। तो इसमें मेरा बेसिकली काम यह है, जो पब्लिश भी हुआ है नेचर में, ये काम है कि हमारे बॉडीज़ में मतलब हमारे पास जो है एक ह्यूमन के पास बहुत सारे, हम हर रोज़ इतने सारे एक्सपोजर होते हैं, डीएनए हमारा हर सेकंड डैमेज होता है, और वो डैमेज जब रिपेयर नहीं होता है तो वो कैंसर के फॉर्म में फिर कन्वर्ट होता है। लेकिन कैंसर के फॉर्म में कन्वर्ट होने के पहले हमारा इम्यून सिस्टम आ जाता है बीच में। जैसे हमें कुछ भी होता है, चोट भी लग गई तो हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है। वैसे क्या होता है कि जब हमारा डीएनए डैमेज होता है तो उस समय हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, और जब इम्यून सिस्टम ब्रेक हो जाता है तब जाके हमें कैंसर होता है। तो ये जो 3 लेवल है, तो मेरा यही काम था कि जब डीएनए डैमेज हो जाता है
और पूरी तरह से उस रिपेयर नहीं हो पाता है डीएनए डैमेज रिपेयर जीन्स, तो इम्यून रिलेटेड जीन्स पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो मैंने 267 लगभग डीएनए डैमेज रिपेयर जीन्स पे काम किया और लगभग 65 इम्यून रिलेटेड जीन्स पे काम किया कि अगर यह जीन म्यूटेटेड है, प्रॉब्लम है, तो कौन सा इम्यून रिलेटेड जीन्स अफेक्टेड हो रहा है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। मतलब कि टारगेटेड थेरेपी कि अगर हम इन जीन्स में पाते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर जीन जिम्मेदार है इस कैंसर को करने में, या इस पूरे होल सिस्टम जो है हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ब्रेक करने में, तो हम उसको पिक करके हम टारगेटेड थेरेपी और अर्ली डिटेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं। तो मेरा काम पूरा डेटा और मशीन लर्निंग पर इस पर रहा, जिसमें मैंने मोर देन 10,000 जो है सैंपल, पेशेंट का सैंपल पे काम किया। जी, अब इस विषय पर दिलचस्पी है, सवाल आगे आएंगे इस पर भी, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि छात्र राजनीति आरजेडी से जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे आरजेडी से कब हाथ मिलाया आरजेडी से आपने? देखिए, जब मैं कैंपस जेएनयू में 2017 में आई और 2017 के लास्ट से ही ये शुरू हो गया था कि कैंपस में छात्र सामाजिक जो न्याय वाली पार्टी है उनका विंग बनेगा। तो तेजस्वी जी के पास जब ये गया कि हमें छात्र, हमारे जो ग्रुप जेएनयू के और जो हमारे साथीगण हैं वो सारे गए कि हमें छात्र आरजेडी बनाना है जेएनयू में, तो उन्होंने सीधे हमारे संजय सर है तो संजय सर जी को बोला कि आप देखिए, तो वो जेएनयू आते हैं तो लोगों से बात करते हैं, तो 2018 में छात्र आरजेडी का विंग बनता है, जेएनयू में बनता है। और जब आप देखिए कि जब छात्र आरजेडी बनता है ना, तो दो लोग को जो लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई जो बनाई जाती है जेएनयू में ना, लेफ्ट को भी उतना ही दर्द होता है और राइट को भी उतना ही दर्द होता है। मतलब दोनों को यह पसंद नहीं आता है कि छात्र आरजेडी विंग बन रही है जेएनयू में। और पता है क्या प्रोपेगेंडा करते हैं ये, बताइए, लालू जी को जैसा बना दिया गया था कि लालू जी जोकर हैं, लालू जी गंवार हैं, कि अब ये गंवारों की, जोकरों की और लठैतों की पार्टी जेएनयू में आएगी। मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लेफ्ट और राइट दोनों की बात कर रही हूँ। दोनों को हजम नहीं हुआ कि जेएनयू में छात्र आरजेडी बने, लेकिन बना और चुनाव लड़े हम, और तब से अभी भी हर साल हम चुनाव लड़ते हैं, हमारे कैंडिडेट हर साल चुनाव लड़ते हैं। तो 2018 में जब ऑर्गेनाइजेशन बना, हम उसी समय उसमें जुड़े। और लालू जी से जुड़ने का मेरा जो कहें तो कारण ये है कि मंडल कमीशन, वो उसका जो योगदान है जिसकी वजह से हम जैसे लोग यहाँ पर हैं, उसमें लालू जी की बहुत अहम भूमिका रही है। और लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तक समझौता नहीं किए, जेल जाना मंजूर किए लेकिन समझौता नहीं किए, फियरलेस। तो उनका जो राजनीति है, उनकी जो आइडियोलॉजी है और उनका जो नहीं डरने वाला जो निडरता है, और आज तक भाई कहीं न कहीं लोगों को और पार्टियों को कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखा है, लेकिन लालू जी का जो एक तटस्थ एक जो आइडियोलॉजी है, एक जो निडरता है, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जो कभी झुकते नहीं हैं, वो हम सबको प्रभावित की और हम लालू जी के पार्टी से जुड़े और फिर तेजस्वी जी के साथ काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी भी वैसे ही हैं जैसे लालू जी हैं, पार्टी की विचारधारा को लेकर, समाजवादी विचारधारा को लेकर। मुलाकात हुई लालू प्रसाद यादव जी से? जी, लालू जी से तो कई दफ़ा मिलना हो, जब पटना जाते हैं तब हम लालू जी से ज़रूर मिलकर आते हैं। तो उस दौरान जब आपने आरजेडी ज्वाइन की, फिर आप 2023 में मेरे ख्याल से आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दी गई, फ़ोन आया? अक्टूबर 2023 में बनाया गया, फ़ोन आया, पूछा गया प्रवक्ता बनाने किनका के फ़ोन आया? लिए। नेताजी का ही फ़ोन, नेताजी ने ही तेजस्वी जी करवाया का फ़ोन आया? था। हाँ, या तो उन्होंने फ़ोन करवाया था। तो हालांकि फ़ोन आने से पहले बात हुई थी हम लोग, मैं पटना में गई हुई थी तो वहाँ पर बात हुई थी। तो मनोज सर हैं, तो मनोज सर भी वो भी बात करते रहते थे, कहते थे मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा बोलती हो। तो मतलब मनोज सर जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है। जब भी हम जेएनयू उनको बुलाते थे या जब भी मिलने उनसे जाते थे तो हमेशा वो कहते थे कि नहीं अच्छा कर रहे हो। और लालू जी से मिलने गए थे, मुझे याद है कि प्रवक्ता बनने के बाद तो कोई पार्टी के ही कोई नेता बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि लालू जी इन्हीं को बनाया गया है राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो वो देखते हैं और बड़े खुश होते हैं, और खुश होकर क्या कहते हैं, मंडल कमीशन का नतीजा है ये। मतलब उनको इस बात की खुशी होती है कि कम से कम 30 साल बाद ही सही, लेकिन मंडल कमीशन का जो नतीजा है वो दिख रहा है। शायद 60 साल बाद और ज़्यादा दिखे, 50 साल बाद और ज़्यादा दिखे, लेकिन मंडल कमीशन का जो नतीजा है आज वो दिख रहा है कि एजुकेशन में पहुँचे तभी राजनीति में पहुँचे,
ये बहुत ट्रू फैक्ट है। मैं मानती हूँ कि अगर मैं एजुकेशन में नहीं आई होती तो कोई मैं राजनीति में नहीं पहुँच पाती। तो मंडल कमीशन ने जो एजुकेशन में पहुँचने का सपोर्ट किया वही मुझे राजनीति का पथ दिया, और उस बात की उस खुशी जो है वो लालू जी में है। जब हम महिला प्रवक्ताओं को देखते हैं, जब हम लोग मिलने जाते हैं उनसे, तो उनको इस बात की खुशी होती है कि चलो कम से कम शरद जी का, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, नेताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। मायावती जी कम से कम जो लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी थी, आज चाहे जो जहाँ पर हो अलग बात है, लेकिन एक कॉमन लड़ाई लड़ने में सबका योगदान रहा है, वो सब आज खुश होंगे कि हमारा फल सामने दिख रहा है। जी। अच्छा, बड़ी मुखर प्रवक्ता हैं आप, लेकिन बीते 2-3 दिन से कुछ गायब टीवी चैनल्स की डिबेट से नज़र आ रही हैं। क्या दिक्कत हो गई? मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई है। पार्टी विशेष को किसी को दिक्कत हुई है। आप नाम ले सकती हैं पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हुई है, और किस बात से दिक्कत हुई है मुझे नहीं मालूम। किस बात से दिक्कत हुई है मुझे नहीं मालूम। वो सीधे चैनलों को फ़ोन करके, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगी, हर चैनल को फ़ोन करके उन्होंने ये बोला कि जिस भी चैनल पर कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता रहेंगे, उस चैनल पर हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे। और परसों मुझे 3 जगह पार्टी ने भेजा, तीनों जगह से फ़ोन आया, और तीनों ने यही कहा कि मैडम हम आपको आपको नहीं बैठा सकते क्योंकि बीजेपी ने आपको बैन किया है। मैं बोली बीजेपी ने मुझे बैन किया है? मैं तो आरजेडी के प्रवक्ता हूँ, बीजेपी क्यों मुझे बैन करेगी? तो कह रहे कि नहीं समझिए ना, हम आपको ज़्यादा बता नहीं सकते। मैं बोली ज़्यादा नहीं बता सकते, कुछ तो बता दीजिए क्यों बैन किया भाई। तो उन्होंने बोलता है कि आपने कोई ट्वीट किया था उसकी वजह से। मैं बोली वाह, इनके प्रवक्ता, मतलब क्या नाम लूँ, ऑन एयर गाली देते हैं माँ बहन की, लेकिन उनको बैन नहीं कर सकती। इनके सांसद आकर सदन में, मतलब जितना फूहड़ शब्द बोला जा सकता है उसके बियॉन्ड चले गए, लेकिन उनको बैन नहीं कर सकती। एक महिला नेता के लिए, नेत्री के लिए इनके एक गंदा शब्द, अश्लील शब्द लिखते हैं, मैं वो टर्म नहीं यूज़ कर सकती, एक महिला के लिए वो लिखते हैं, लेकिन वो सब बैन नहीं होते। लेकिन आरजेडी से कौन बैठेगा टेलीविजन पर, ये डिसाइड करेगी भारतीय जनता पार्टी। ये तो नहीं हो सकता ना भाई। हमारी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे नेता अकेले दम पे तुम सबको चना चबवा देते हैं, पानी पिला देते हैं, और तुम डिसाइड करोगे कि आरजेडी की तरफ से कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। ये नहीं हो सकता। तो इसी वजह से क्या स्टैंड है फिर आरजेडी का इस पर? देखिए, स्टैंड तो आपने मनोज जी लिखे हुए हैं ट्विटर पे, आपने पढ़ा होगा। ये पार्टी तक गया, हमारे नेता जी तेजस्वी जी से भी हम सबकी बात हुई, उन्होंने सीधा कहा हमारी पार्टी है, ये हमारा अधिकार है, कौन प्रवक्ता कहाँ जाएगा वो हम डिसाइड करेंगे। और जो प्रवक्ता ये कहता है कि कंचना नहीं बैठेंगी, हम जो चैनल कहता है कंचना नहीं बैठेंगे, हम उस चैनल को हमारी तरफ से फिर बायकॉट करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके सुविधा के अनुसार हम इस प्रवक्ता को भेजें, आपके सुविधा के अनुसार हम उस प्रवक्ता को भेजें? ऐसा नहीं हो सकता। तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कहावत कि मैं आपके विचारों से भले ही सहमत ना हूँ, लेकिन आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की रक्षा मैं मरते दम तक करूँगा। क्या बात है। ये बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ऐसी सूरत में जब आपको या प्रियंका भारती को टीवी डिबेट से बैन कर दिया जाता है, आपके विचार प्रकट करने के अधिकार को एक तरीके से उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मात्र इतनी है कि वो आपका मुकाबला डिबेट में नहीं कर पा रहे हैं, या इसके पीछे कोई आप सामाजिक वजह भी देखती हैं, या सिर्फ राजनीतिक वजह है? देखिए, इसके पीछे मैं सामाजिक वजह भी देखती हूँ और राजनीतिक वजह भी देखती हूँ, दोनों वजह देखती हूँ। कारण यह है कि अगर आप शाम में टेलीविज़न चैनल ओपन करें तो आपको ये दिखेगा कि लगभग सारे पार्टियों से पुरुष प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और बीच में कहीं या एक महिला प्रवक्ता बैठी हुई हैं, और वो प्रवक्ता है आरजेडी से। आपको मिलेगा, वो चैनल आप ओपन करिए, या तो मैं बैठी हूँ, प्रियंका बैठी हैं, या कोई बैठा हुआ है, तो वो एक होता है। दूसरा कि ठीक है, अगर आपके पास महिला प्रवक्ता नहीं है तो आप हैं तो भेजिए, नहीं है तो बनाइए, हमारी समस्या थोड़ी ना भाई। आरजेडी ने, तेजस्वी जी ने ये तय किया कि हमारी तरफ से महिला प्रवक्ता जाएंगी चैनलों पर, पिछड़े अति पिछड़े और दलित समाज से। ये उनका बहुत ही स्टैंड बहुत क्लियर है। हमें बनाते समय भी और उन्होंने यही कहा था कि हम आप लोग को चेहरा बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आएँ, और जब फेस होंगी ना टेलीविज़न पे तो उससे लड़कियाँ जो वो क्या होंगी, मोटिवेट होकर भी आएंगी,
है ना, कि चेहरे क्योंकि हर रोज आप दिखोगे तो उससे एक लड़कियों में जाएगा, वो मोटिवेशन भी आएगा, राजनीति में आएंगे, आरजेडी से जुड़ेंगी और आप लोग से अच्छा कोई जो है कि बात नहीं रख सकता। तो ये है, तो हमको लगता है कि ये है कि एक जो महिला विरोधी इनकी सोच है वो एक कारण हो सकता है। हालांकि इन्होंने तो मुझे बताया नहीं है, मैं क्या करूंगी, मैं इंटरप्रेट करूंगी अपनी तरफ से है ना, तो मैं जो इंटरप्रेट करूंगी मैं तो वही सही मानूंगी, या तो बताओ। लेकिन क्यों, तुम्हारा कोई भी कारण हो, तुम हमें बैन नहीं कर सकते। ये तुम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारी तरफ से, आरजेडी की तरफ से कौन जाएगा, पहली बात। दूसरा, हमें लगता है पॉलिटिकल कारण है कि मैंने देखा है कि तिल मिलाते हुए, कभी कभी एंकरों को भी तिल मिलाते हुए हमारे जवाब से, कभी कभी हमने देखा है कि दूसरे वाले प्रवक्ता बीजेपी वाले जो हैं उनको भी तिल मिलाते हुए, तो वो उनके पास क्या है, लालू जी आएंगे, उनकी जंगल राज हुआ करता था, ये हुआ करता था, वो हुआ। अरे भाई 2005 से बाहर आओ, 2025 आ चुका है। तो जब 2025 पे हम बात करते हैं और जब 15 साल उनका और ये 20 साल इनका, जब हम डेटा को हम कंपैरिजन करके दिखाते हैं, भैया तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे सरकार में क्राइम 300% ज़्यादा है, तुम्हारे यहाँ ग्रोथ रेट कम है, तुम्हारे यहाँ पलायन सबसे ज़्यादा है जब तुम्हारी सरकार है, यूनिवर्सिटी सबसे कम खुली है, तो भाई दिक्कत तो होगी ना, दिक्कत होगी। तो हमको लगता है सामाजिक कारण भी है, ये लोग महिला विरोधी हैं, और दूसरा पॉलिटिकल कारण भी है कि अगर लड़ाई नहीं लड़ सकते तो थोड़ा सिखा के भेज दो अपने प्रवक्ताओं को, पढ़ा दो, 2-4 किताबें दे दो, ट्रेनिंग दे दो, भागने से क्या होगा। हम तो नहीं भागेंगे भाई, भाग तो आप लोग रहे हो, हम क्यों भागेंगे। चलिए थोड़े राजनीतिक सवालों पर आते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना में हैं। कुछ महीने पहले चीन हमारे लिए एक बहुत बड़ा विलेन था। आज हेडलाइन छप रही हैं कि हाथी और ड्रैगन एक साथ चलेंगे, एक साथ नृत्य करेंगे। आप कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी लाइन बोलूँगी, चले थे जिसको लाल लाल आंखें दिखाने, अब वो लाल लाल आंखें पीली पड़ गई हैं। मतलब भाई आप जो है कि लाल लाल आंखें दिखा के मतलब कि चीनीज को, चाइनास को पीछे ढकेल रहे थे, मतलब आप जाकर वही गलबैया कर रहे हो, लाकर उनको झूला पे बैठा है, झूला झूले उनके साथ। और वही जब हमारे देश में पहलगाम जैसा आतंकी हमला होता है तो वही चाइना पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद सरकार कह रही है। आपके ही देश में आपके ही नागरिकों को मारने वाला व्यक्ति, मारने वाला देश, आज उसे गलबैया कर रहे हो आप। मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी को हो क्या गया है। और सबसे बड़ी बात, फॉरेन पॉलिसी कोको कोला, शिकंजी, पिज्जा तक सीमित रह गया है। देखो कोको कोला वहाँ पर बैन हो गया, हम बहिष्कार कर दिए, पिज्जा मत खाओ, अपने घर की रोटी खाओ। अरे भैया, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, पिज्जा, बर्गर, इस सबसे थोड़ा ऊपर होता है ना। तो ये जो है कि भाई दोस्त ने धोखा दिया तो दूसरे दोस्त ढूंढ रहे हो, यह मत नहीं, लेकिन ये तो आपने खुद ही कह दिया ना, परिस्थितियां बदली, किसी के साथ रिश्ते बिगड़े तो किसी के साथ बनाएंगे। तो यही देखिए, किसी के साथ बिगड़े किसी के साथ बनाएंगे, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इंडिया की पॉलिसी हमेशा से रही है कि हम सबके साथ अच्छे से बना के रखते हैं। हमारी पॉलिसी एक तरफ थोड़ी सी झुकी होती है ना, चाहे वो पहले रशिया की तरफ झुकी हो या मोदी जी आए तो थोड़ा सा क्या, इन्होंने पूरा ही यूएस की तरफ झुका दिया। तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई। आप ना जब पूरी तरह से अपने आप को कहीं झुका दोगे ना तो आपको और झुकाएगा। फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं होती, आप डिप्लोमेट्स की तरह काम करते हो। आप भले किसी तरफ टिल्टेड हो लेकिन सबको बराबर तराजू पर रख के लगभग चलते हो कि कल का ये आंख दिखाए ना तो वो उधर है, अदरवाइज फिर वो बैन कर दिया, वो जो है कि डील नहीं करेगा, 50% टैरिफ लगा दिया, फिर भागे वहाँ जाओगे। लेकिन अभी जिसको लाल लाल आंखें दिखा रहे थे पीली क्यों पड़ गई। एक सवाल और कि इस साल 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ को लेकर कुछ शब्द कहे, संघ की तारीफ की, संघ को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया, 100 साल के उनके काम की सराहना की, इसकी बड़ी चर्चा हुई। और ये पहली बार उन्होंने शायद 12वीं बार बोलते हुए ऐसा किया था। आपको क्या लगता है कि संघ के साथ अपने रिश्तों को इस तरह प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले की प्राचीर से जाहिर करने की ज़रूरत नरेंद्र मोदी को क्यों पड़ी? देखिए, 11 साल तक इन्होंने संघ पे कुछ नहीं बोला। संघ की 11 साल से तो सबसे बड़ा एनजीओ तारीफ तो लाल किले से किए नहीं, और 11वें साल बाद अचानक से संघ की तारीफ करते हैं। और उसके बाद ही संघ प्रमुख से आता है, ना मैं 75 साल में रिटायर होऊंगा, ना मैं किसी को रिटायर होने को कहूँगा। तो इसका मतलब कुर्सी बचाने का खेल चल रहा था।
ये तो साफ दिख गया ना। संघ प्रमुख इसके पहले क्या बोल रहे थे कि मैं अभी रिटायर होने का समय आ गया है, मेरा 75 साल होने वाला है, तो वो तो संदेश किसी और को दे रहे थे। लेकिन जब इन्होंने संघ की तारीफ की तो वह संघ प्रमुख पलट गए, कह रहे ना मैं रिटायर होऊंगा, ना मैं रिटायर किसी को कहूंगा, ना मैं खाऊंगा, ना मैं खाने दूंगा। ये जो बीजेपी और आरएसएस का चलता रहता ना पावर गेम, ये एक कारण है। दूसरा, वो आपत्तिजनक था। देश की आज़ादी का दिन था, हम लोग मना रहे थे, और आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो गांधी जी की हत्या करने तक में शामिल हो, आप उसको देश का सबसे बड़ा एनजीओ बनाकर लाल किले से बोल रहे हो। मतलब कैसे, कौन सा योगदान आरएसएस का रहा है? सॉल्ट सत्याग्रह, आरएसएस ने बोला हमारा कोई भी व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए सॉल्ट सत्याग्रह नहीं ज्वाइन कर सकता है, अपने पद पर रहते हुए पद से रिजाइन करके ज्वाइन करे। क्विट इंडिया मूवमेंट में आपने बोला हम साथ नहीं देंगे। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ आपने जगह जगह शिविर लगाई और बोला, अपने देश के युवाओं से बोला कि आप कैसे ट्रेंड हो, इनको ट्रेंड करो और फिर इनको अंग्रेजों की फौज में डालो। अंग्रेजों की फौज में डालने का मतलब है सीधा आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ना। और आपने तो यह भी कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद को और भगत सिंह को हम अपना आइकन नहीं मानते। हो सके वो देश के लिए योगदान दिए हो, लेकिन उनका अपना आइकन उनको नहीं मान सकते। तो योगदान क्या रहा है इनका? कोई योगदान नहीं रहा है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को लाल किले से 15 अगस्त के दिन उसकी तारीफ करना हमको लगता है कि किसी भी तरीके से उचित नहीं था, किसी भी तरीके से सही नहीं था, और ये आज़ादी वाले दिन को अपमान करने वाला था ये मोदी जी का बयान। लेकिन मोदी जी संघ से आते हैं, वो आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, आप 75 साल पुरानी बातें कर रही हैं, तो वो क्यों ना कहें? वो उस संगठन से आते हैं, उनकी बुनियाद है संघ। अगर इनसे पूछिए 11 साल में क्या किया, तो इन्होंने 11 साल में नेहरू जी का नाम लिया। 11 साल में क्या किया, तो इंदिरा जी के इमरजेंसी का नाम लिया। 11 साल में क्या किया, तो इन्होंने फिर वही हिंदू और मुसलमान किया। ये लोग हमसे कहेंगे कि आप अब की बात करो, 70 साल पहले की बात मत करो। अरे जो पूरे 11 साल 70 साल पहले की बात किया हो, वो तो ये नैतिक अधिकार तो नहीं रखता ना हमसे ये कहे कि आप हमारी अभी की बात करो, पहले की बात मत करो। और अभी आप कौन सा ऐसा संघ ने बड़ा अच्छा कर दिया है? जगह जगह अपने 5 स्टार होटल्स बनाने के अलावा, 5 स्टार ऑफिस जो होटल्स जैसे हैं बनाने के अलावा क्या किया इन्होंने? क्या कर रहे हैं ये? चलिए बिहार चुनाव पर आते हैं। फिलहाल बिहार चुनाव का प्रचार जो है अपने चरम पर है। राहुल गांधी की यात्रा को हमने देखा, उसकी तस्वीरें देखी। आपको क्या लगता है बिहार चुनाव में, सीधा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है बिहार चुनाव में? हमारी सरकार बनने जा रही है बिहार में। बहुत सीधा जवाब है। नहीं तो कितनी सीटें, आपका ये दावा, आपके इस दावे का आधार क्या है और कितनी सीटों का दावा आप कर रही हैं? देखिए, इस दावे का आधार बहुत साफ है। इस दावे का आधार हम कहें तो देखिए 2020 में ही हमारी सरकार बनी थी। हमें 12 से 15 सीटों पर 12-12 वोट, 200 वोट, और हमारे डिक्लेयर्ड थे कि ये जीत चुके हैं। उसके बाद रात में ऐलान होता है कि आपका कैंडिडेट हार गए हैं। ज़बरदस्ती बाद में तेजस्वी जी ने भी कहा था हमें 12 से 15 सीटों पर हराया गया, अदरवाइज हमारी सरकार पिछले साल ही बन जाती। इसमें कोई डाउट नहीं है। और पिछली बार की तुलना में इस साल हम और मजबूती से आए हैं, और इस मजबूती से आए हैं कि हमारे पास काम है। हमने 17 महीने में काम किया। कांग्रेस भी अपने आप को जो मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो महागठबंधन के लिए एक फ़ायदा होगा। और अन्य पॉलिटिकल पार्टी जैसे वीआईपी भी हमारे साथ है, जो बीजेपी में थी और फिर उनके विधायक को बीजेपी ने खरीद लिया, फिर वो भी हमारे साथ है। तो अभी से अगर देखें तो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो बिहार में है, आपको इंटैक्ट पूरी तरह से एक सुर में सुर मिलाते हुए दिखेगा। लेकिन एनडीए का क्या? कभी चिराग पासवान जी के जो जीजा जी हैं, सांसद भी हैं, वो कहते हैं कि भाई इस बार चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होने चाहिए। कितने विधायक हैं आपके? तो काहे ऐसा सपना देख रहे हो? नहीं, टेक्निकली तो बिना विधायक बने भी बन सकते हैं। नहीं, पार्टी के कितने होंगे? वो अलग बात है कि बीजेपी अपना नेता उनको बना दे। एलजेपी 2 फाड़ हुआ था, उसको खत्म करके उनको अपना नेता बना दे। लेकिन वो संभव ही नहीं है। इस बार एनडीए किसी भी हालत में नहीं जीतने वाला है। खटारा सरकार है, नकारा सरकार है, थके हुए मुख्यमंत्री हैं, जैसा तेजस्वी जी कहते हैं, है ना, रिटायर्ड ऑफिसर सरकार चला रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आप तो हमें इंटरव्यू करने के लिए बैठाए इधर, लेकिन आपसे पूछती हूँ कि एसआईआर एक बहुत बड़ा प्रोसेस था। सदन से लेकर सड़क तक
विधानसभा बिहार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतना हल्ला हुआ, वोटर अधिकार यात्रा निकला, सब कुछ हुआ। पिछले कई एक महीने से तो सिर्फ और सिर्फ एसआईआर पे बात हो रहा है। क्या आपने एक भी शब्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उसके पक्ष में, एसआईआर के या विपक्ष में सुना? मतलब अगर आप एक संस्थान के मालिक हो और आपके संस्थान पे कुछ गड़बड़ हो रहा और आपके संस्थान के मालिक का पता ही ना हो, तो क्या आप वो संस्थान चलाने लायक हो? तो ये सवाल उठता है ना, क्या नीतीश कुमार जी अब चलाने लायक हैं? बिल्कुल नहीं है। तो इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम फुल मेजोरिटी से सरकार में आने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री हैं। शायद पहली बार किसी गठबंधन दल के नेता ने ऐसी बात कही। लेकिन इस अधिकार यात्रा में, वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह की तस्वीरें आई, लोगों ने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने ओवरशैडो कर लिया तेजस्वी यादव को। नहीं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, एक तो ये जो विजुअल इंटरप्रिटेशन है ना, वो तो बहुत गड़बड़ तरीके से किया जाता है। ये कहा जाता है गाड़ी पे राहुल जी आगे बैठे हैं, तेजस्वी जी पीछे बैठे हैं, इसी से इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, ओवर शैडो कर लिए। नहीं, देखिए तेजस्वी जी के पैर में, अगर आपके कोई ग्राउंड पर रिपोर्टर होंगे, उनके पैर में चोट लगी हुई है और वो बैठे रहते हैं पीछे, गाड़ी के बोनट पे पीछे बैठे रहते हैं वो। और ये जो एसआईआर का मुद्दा है, मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, एसआईआर का मुद्दा जो है वो चुनाव पारदर्शी तरीके से कराने के लिए है। ये चुनाव कराने का मुद्दा है, लेकिन चुनाव किन मुद्दों पर होगा वो अभी तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं रैलियों में वही है। वो होगा रोजगार का मुद्दा, वो होगा डेवलपमेंट का मुद्दा, वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा, वो होगा पलायन रोकने का मुद्दा, वो होगा कंपनीज कारखाने इस्टेब्लिश करने का मुद्दा। तो चुनाव करने का मुद्दा वो है, चुनाव उस पर होगा। ये चुनाव पारदर्शी तरीके से हो, वोट चोरी को रोकने के लिए ये है। प्रशांत किशोर ने अभी कहा कि अगर 20% मुस्लिम उनके साथ आ जाएं तो वो नीतीश कुमार को भी हरा देंगे और 2 साल बाद योगी आदित्यनाथ को भी हरा देंगे। लेकिन अगर वो मुस्लिमों को अपने साथ लाने की बात कर रहे हैं और मुस्लिम प्रशांत किशोर के साथ जाता है, तो ये तो आरजेडी का बड़ा नुकसान कर देंगे प्रशांत किशोर। आपको ऐसा अंदेशा है? एक कहावत है ना, एक मुहावरा, थोथा चना बाजे घना, वही है। ठीक है, ये जो बिहार में इलेक्शन है पूरी तरीके से बाइपोलर इलेक्शन है, इंडिया वर्सेस एनडीए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ सर्वेस के माध्यम से, किसी भी तरीके से माध्यम से ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि डिग्री पांडे उर्फ प्रशांत किशोर पांडे को इतने % वोट मिल रहा है। भैया अभी एक भी चुनाव में उतरे नहीं हैं, लेकिन प्रेडिक्शन पहले से हो गया। तो हम ये जो माहौल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। और दूसरा, आप सोचिए ना, ये कहते थे हम बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम विकास की बात करेंगे। आगे हिंदू मुसलमान पे, हिंदू मुसलमान एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का आगे उसी एजेंडे पे कैसे अलग हो? नहीं अलग हो ना। आप जो नहीं, तो आप इस एजेंडे पे आने के पीछे कोई एजेंडा देखती हैं क्या? देखिए, ये वो है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, थोथा चना बाजे घना, जिनका कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में हर साल एक पार्टी आती है। पिछली बार एक पुष्पम प्रिया जी थी, आई थी, अपनी पार्टी लॉन्च की, चुनाव लड़ी, चली गई। वो होता रहता है, पार्टियां आती रहती है, पार्टियां जाती रहती है। इतना सीरियसली उनको लेने की क्या जरूरत है? भाई अधिकार है सबको अपनी पार्टी बनाने का, अधिकार है सबको चुनाव लड़ने का, और उसको हम थोड़ी रोक सकते। संविधान ताकत देता है, जैसे हमको देता है वैसे उनको देता है, लड़े। वो तो नतीजा सामने होगा ना कि कौन कितना सीट ला रहा है, कौन कितना वोट लेकर आ रहा है। और पहले से ही होता था थैया करना कि अरे बाप रे, तो इतनी सीटें ले जा रहे हैं, मुसलमान के वोट काट ले जाएंगे, हिंदुओं को वोट काट ले जाएंगे, आरजेडी को नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? आरजेडी को क्यों नुकसान होगा? आरजेडी अपने आइडियोलॉजी पर, अपने कमिटमेंट पर, अपने काम पर फोकस है और उसी पर चुनाव लड़ेगी। 2020 में नहीं हो पाया, 2025 में क्या होगा? अभी तो हमारी गठबंधन और भी मजबूत है। कंचन जी नमस्कार, मेरा नाम अमीश राय है। और ये क्या खूब बात है कि आप जिस 2 यूनिवर्सिटी से आती हैं, मैं भी उस 2 यूनिवर्सिटी से रहा हूँ, बीएचयू से भी और जेएनयू से भी। क्या बात है। जेएनयू में बस ये रहा है कि हमारी फैकल्टी अलग रही, हम सोशल फैकल्टी के रहे और आप साइंस फैकल्टी के रहीं। एक थोड़े हल्के फुल्के नोट पर, एक सोशल फैकल्टी के बच्चों को हमेशा इस बात का मलाल रहा, और आर्ट्स वालों को भी रहता ही होगा, कि साइंस वालों के पास को एजुकेशन था, हम लोगों के पास को एजुकेशन ग्रेजुएशन में नहीं था, मास्टर्स में आके को एजुकेशन होता है। ये जो बीएचयू के बारे में आपने बताया कि बीएचयू का आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, जेएनयू का एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं बीएचयू के बारे में आपसे एक और सवाल लेता हूँ कि जब आप बीएचयू में पढ़ रही थी, निश्चित तौर पे आप हॉस्टल में रह रही होंगी,
तो ये जो फैकल्टी वाइज भी है कि लड़के लड़कियां साथ बैठकर नहीं पढ़ते हैं उस विश्वविद्यालय में आज भी सोशल साइंस और आर्ट्स में, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, एक तो बीएचयू में ये चीज़ है कि आप सुने होंगे महिला महाविद्यालय हाँ, एमएमबी, MMB, मैं एमएमबी से हूँ, हाँ, है ना। तो एक महिलाओं के नाम से एक अलग कॉलेज बना दिया गया है जो कि अच्छा है, ठीक है, लेकिन समहाउ वो अच्छा नहीं भी है। आप इंटरेक्शन खत्म, लड़के लड़कियां साथ में नहीं पढ़ सकते, लड़की लड़कियां बात नहीं कर सकते, दो लड़के लड़की कहीं पर, वो चाहे भाई बहन ही क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता क्यों नहीं हो, ये जो हुटिंग शुरू हो जाती है ना बीएचयू में, एक कल्चर है। और इस कल्चर से हम सब जो है जब बीएचयू में थे परेशान रहते थे। आपको रहे हैं वहाँ से, तो आप जब बिरला हॉस्टल से उधर से लड़कियां गुजर रही हों तो पीछे से आवाज़ मतलब निकाली जाती है, हुटिंग की जाती है। तो ये सारा कल्चर है, इसी कल्चर को लेकर हम बोल रहे हैं। आप तो पिछले साल सुने होंगे आईआईटी बीएचयू की एक लड़की के साथ जो केस हुआ, रेप वाला केस हुआ, और पता चला कि ये बीजेपी के आईटी सेल के 3 लोग थे, जेल गए, जेल से निकलने के बाद उनका फूल माला से स्वागत हुआ, केक कटवाया गया। तो आप कैसे संस्थानों को सुरक्षित रखोगे? और बीएचयू जो है कि वो बंद कैंपस नहीं है, ओपन कैंपस है, कि क्योंकि सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के नाते वो 24 घंटे यूनिवर्सिटी को कैंपस को ओपन रखना पड़ता है ना। तो क्योंकि गेट पर ही है हॉस्पिटल, तो आप उसकी सुरक्षा बढ़ाइए, उसके लिए कुछ करिए। लेकिन ये जो लड़कियों के, अगर लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रहा है तो लड़कियों के ही बोले तुम्हारी गलती है, ये बीएचयू का कल्चर है। मैं उस संस्थान के बारे में नहीं बोल रही हूँ, वहाँ के प्रशासन के बारे में बोल रही हूँ। क्योंकि जिस लड़की के साथ हुआ था, जब वो कंप्लेन करने अपने वार्डन से गई तो उसकी वार्डन बोल रही 6 बजे तुम बाहर क्या कर रही थी, शाम में 6 बजे, मतलब क्या, मतलब सुबह उठे 10 बजे 11 बजे रूम में आ जाए वापस, ये कोई वो है? तो वार्डन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ था, फिर वीसी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ, वीसी को रेजिग्नेशन देना पड़ा, दूसरा वीसी अपॉइंट हुआ। तो ये कल्चर को हमको लगता है बीएचयू में थोड़ा क्या बहुत सुधारने की जरूरत है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आप सामाजिक न्याय की राजनीति करती हैं, आपकी पार्टी भी सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टी के तौर पर जानी जाती है। मेरा सवाल है कि आजकल नहीं, एक लंबे अरसे से ये एक वैचारिकी क्रिएट हो रही है कि सामाजिक न्याय की राजनीति वही करे जो वंचित तबके से आता है, वो ना करे जो वंचित तबके से नहीं आता, या वो नहीं बोल सकता है या उस पीड़ा को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे सामाजिक, जैसे एंटी कास्ट मूवमेंट पर आप वेस्टर्न स्कॉलर को देखेंगे तो गेल ऑम्बेड का नाम सामने आता है। उनकी तो आप जाति नहीं ढूंढ सकती हैं ना कि वो पिछड़ी जाति या वंचित जाति से आती हैं, तभी इस तरह की बात वो लिख सकती हैं या पढ़ सकती हैं या बोल सकती हैं या एक मूवमेंट चला सकती हैं। आपका इस पर क्या मानना है कि क्या एक वंचित तबका ही वंचित तबके की राजनीति कर सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ साफ साफ, जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन का जो मकसद है, जो आंदोलन है, इसमें साफ साफ है कि हमारी जो विचारधारा है, लोहिया जी का भी यही कहना था कि हमारी जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा में यह नहीं है कि मैं इस जाति से हेट करूँगा, नहीं। हमारी विचारधारा का मतलब है कि ये हमारी विचारधारा है, इसमें हैं पिछड़े हैं, दलित हैं, ओबीसी है, इवन जो है कि सवर्ण अपर कास्ट में जो जिनके दबे कुचले हैं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो भी, जिनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिला है, जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, उनके लिए लड़ाई लड़ना, और उस लड़ाई में शामिल कोई भी हो सकता है। मतलब जो इस आइडियोलॉजी के साथ, जो रिसोर्सेस के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सहमत होता है, जिसका अधिकार संविधान देता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो सपोर्ट करता है तो वहाँ जाति धर्म नहीं देखी जाती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक दलित समुदाय का और ओबीसी समुदाय की कोई प्रॉब्लम है ना, और उनके रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है या किसी भी तरीके से उनको शोषित किया जाने वाला जो मुद्दा है, तो उनकी आवाज़ सिर्फ वही समाज को उठा सकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, लालू जी इसके सबसे बड़े उदाहरण पेश करेंगे। मतलब कि हमारे पार्टी को लेकर जिस तरीके से खबरें फैलाई गई, बाद में लालू जी ने बताया इसको कि भूरा बाल साफ करो, मतलब कि जो अपर कास्ट की जो डोमिनेंट कास्ट है बिहार में, उनको लालू जी कह रहे हैं इनको साफ करो, राइट, जो पूरी तरह से फेक था। हमारी पार्टी में रघुवंश बाबू जी थे, रघुनाथ झा जी थे, हमारी पार्टी में आप जगदानंद सिंह जी थे, हमारे पार्टी में मतलब हर समाज से आने वाले लोग थे। एक सामाजिक न्याय एक आइडियोलॉजी है जिसको जो भी हर किसी जाति से, धर्म से उसको अपना सकता है, उसको जी सकता है और उसके लिए लड़ सकता है, वो बियॉन्ड द कास्ट है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो आइडियोलॉजी क्या है। तो ये
जो आप कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सवाल सही है। ओबीसी की लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ओबीसी ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि ओबीसी होकर कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ, पता चला ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डोल पीटे में ओबीसी हूँ ताकि ओबीसी वोट मिले, और ओबीसी के लिए क्या किए? पूछ लीजिए आप सवाल, मैं आपको बता दूंगी ओबीसी के लिए क्या किए। क्या किए? कुछ नहीं किए। देखिए हमारे आप कुछ नहीं किए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अभी महिला आरक्षण बिल जो आपको मालूम होगा, फिल्म इंडस्ट्री से भी हीरोइनों को बुला लिया गया था कि देखो महिलाएं तो पार्लियामेंट में एकदम मतलब महिलाएं दिखेंगी, एकदम पूरा शोर शराबा हुआ महिला आरक्षण बिल को लेकर, टांग दिया गया 2029 तक आएगा। क्यों? आज महिला सदन में नहीं जा सकती, 2029 तक ही जाएंगी। उस बिल में जो अभी पास हुआ है, लटका है और पता नहीं कब तक लटकेगा, वो जब 1996 में पहली बार आया था, सदन में लालू जी थे, शरद जी थे, नेताजी थे और बहन मायावती जी थे। सबने ये कहा कि इस बिल के अंदर कोटा विद इन कोटा दो, मतलब जो ऑलरेडी SC ST के लिए निर्धारित है उस कोटे से नहीं, बल्कि अलग से कोटा महिलाओं को दो। SC समाज से आने वाली महिलाओं को दो, OBC को अलग से दो, अल्पसंख्यक महिलाओं को अलग से दो, क्योंकि हर पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं की अपनी एक अलग कहानी होती है, अलग संघर्ष होते हैं। और अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ अगर, और एक महिला है मेरे सामने जो कि कभी स्कूल नहीं जा पाई हैं, जो कि उनको मतलब बोलने में भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं उतना, अगर हम दोनों आमने सामने लड़ेंगे, ये क्या इक्वल लड़ाई होगी? नहीं होगी। यही था 1996 में जब लालू जी ने इस बिल का विरोध किया था। बिल का विरोध नहीं किया था बल्कि वो अमेंडमेंट चाहते थे। और उस समय जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी और बॉलीवुड से आई हुई कई सारी हीरोइनें थीं, उन सब ने सीधे कहा ये महिला विरोधी हैं, ये लोग, इनकी छवि पोर्ट्रे कर दी गई मीडिया से लेकर हर जगह, महिला विरोधी, महिला विरोधी, महिला विरोधी। फिर 2010 में जब बिल आया, 2000 में भी एक बार ट्राई हुई थी, जो 2010 में ट्राई हुआ था, जब बिल आने, हमारी हमेशा से मांग रही है कि कोटा विद इन कोटा दो, बिल आज पास करो, हम समर्थन करेंगे लेकिन कोटा विद इन कोटा दो। जब अभी मोदी जी के कैबिनेट ने ये बिल पास किया तो हमारा भी यही मांग था कि कोटा विद इन कोटा दो। ये तो कोटा विद इन कोटा छोड़ दिए, टांग दिए 2029 तक, तो क्या फ़ायदा? तो ओबीसी महिलाओं को कोटा हमारा मांग था, आपने नहीं दिया। जातिगत जनगणना इतना, मतलब पहले कहते थे भाइयों और बहनों हमारे देश को जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। जब बिहार में जातिगत सर्वे हुआ था, फिर कैबिनेट कहता है कि हम बिहार चुनाव को देखते हुए जातिगत जनगणना कराएंगे। कब? जब बिहार चुनाव हो जाएगा तब। वो तो पहले ही आया था बस बताने के लिए हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो क्या किया आपने ओबीसी के लिए? हमने 65% आरक्षण बढ़ाया बिहार में। झारखंड सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर किया हुआ था, जो भी फिलहाल से 14% कुछ है। आपने गवर्नर को बैठा दिया उस बिल पर, है ना, पास ही नहीं हुआ बिल। तो आपने किया क्या है? मंडल कमीशन की 2 अनुशंसाएं जो है वो लागू हुई हैं, 2 रिकमेंडेशन, और दोनों कब लागू हुई हैं? एक जब हमारी सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, और एक यूपीए की सरकार थी। आपकी सरकार में क्यों नहीं लागू हुई? आपकी सरकार बस डिवाइड करने आती है। कोटा तो दिया 10% EWS। ओबीसी प्रधानमंत्री की बात हो रही है ना, ओबीसी सवाल पूछे कितना किया इन्होंने? मंडल कमीशन को आगे बढ़ाया, लेकिन बांटेंगे जरूर। देखिए मुसलमान तो ठीक है, लेकिन इसमें भी ये वाले मुसलमान जो हैं, इनको, इनके लिए हम करेंगे वक्फ बिल पे, क्योंकि कुछ मुसलमान जो रिच सामंती ऐसे हैं वो वक्फ बिल पे बैठे हैं। हम कमज़ोर और गरीब मुसलमानों को आगे लाने के लिए अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो अमेंडमेंट ऐसा करते, फिर उसमें हिंदू डालने की क्या ज़रूरत थी? उसमें आप एक लाइन साफ साफ बिल में लिखवा दिए होते कि गरीब मुसलमान मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं। आपने वहाँ पर हिंदू किया। तो इसका मतलब है आप कुछ करते नहीं हैं, खाली का ढोल बजाते हैं, भाइयों और बहनों मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ। ओबीसी प्रधानमंत्री आप हैं, ओबीसी के लिए ग्राउंड पर कुछ ला कर दीजिए, कुछ करिए। बस ओबीसी कहने से आपको ओबीसी की जनता हाथों हाथों ले, एक बार ली, 2 बार ली, हमेशा नहीं ले सकती है ना। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। चुनाव आएगा तो अभी ये भी देखना होगा कि जनता किसको हाथों हाथ ले रही है। आपने दावा हालांकि हमारे मन से कर दिया है कि तेजस्वी जी को लिया जा रहा है, आपको शुभकामनाएं। मेरा सवाल ये है कि जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दल हैं, मुख्यतः विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो राजद हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हो, मैं दक्षिण में चला जाऊँ स्टालिन के नेतृत्व में DMK हो, ये सब लोग सामाजिक न्याय की राजनीति की बात करते हैं। लेकिन भाजपा इन लोगों पर आरोप ये लगाती है कि ये लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं। तमाम अक्रॉस सभी पार्टियों के बारे में ये भाजपा का एक सिंगल आरोप रहता है।
मेरा सवाल यह है कि कंचना यादव इस आरोप को कैसे लेती हैं कि लालू प्रसाद यादव को डिफेंड करते हुए एक प्रवक्ताओं की पीढ़ी बीती। क्या आपके जैसे प्रवक्ताओं की पीढ़ी को इस बात का खतरा नहीं कि आप भी तेजस्वी यादव को डिफेंड करते हुए आपके राजनीतिक जीवन में यही काम रह जाएगा? क्या ये खतरा नहीं है, या भाजपा का परिवारवाद का आरोप सस्टेन ही नहीं करता है? आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, ये परिवारवाद इनको सपा में दिख जाएगा, स्टालिन जी की पार्टी में दिख जाएगा, आरजेडी में दिख जाएगा। इनके यहाँ परिवारवाद नहीं होता। इनका अपने परिवारवाद के लिए परिवारवाद का डेफिनेशन बदल जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ना, उनको अब सांसदी की कुर्सी जो पहली बार मिली थी ना, उनके चाचा जी लाकर दिए थे, बेटा आओ भतीजे आओ इस कुर्सी पर बैठ जाओ। वो परिवारवाद नहीं होगा। इनका डेफिनेशन जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड होता है। इनका परिवारवाद, हमारा परिवारवाद कुछ नहीं। और दूसरा, आप किस परिवारवाद की बात करेंगे? इनके जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार में, सम्राट चौधरी जी, उनके शकुनी जी कौन थे? शकुनी जी के बेटे हैं ना। और शकुनी जी हमारे पार्टी में थे, ये भी हमारे में थे। लास्ट चुनाव ये कब जीते? लास्ट चुनाव ये तब जीते जब आरजेडी में हैं थे। तो इनका परिवारवाद कहाँ जाता है? और मैं आपको बता दूं, अगर बीजेपी का परिवारवाद देखने लगेंगे, चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी हों, चाहे निर्मला सीतारमन जी के जो हस्बैंड हो, जिस फैमिली से आते हैं उस पूरी फैमिली कांग्रेसी रही है, उनके सास ससुर सब के सब, मतलब आप एक एक नेता का परिवार ढूंढ कर लेकर आएंगे। इनके लोकल जो जिला परिषद लेवल पे होते होंगे ना, उनके एमएलए से लेकर इनके विधायक, इनके सांसद चले जाइए। और ये राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह जी, वो तो परिवारवाद का डेफिनेशन में नहीं आते हैं ना। और वो तो छोड़िए, खुद अमित शाह जी के बेटे ये कहेंगे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता पाकिस्तान के लिए, लेकिन खून और क्रिकेट एक साथ हो सकता है, क्योंकि बीसीसीआई से इनके बेटे को जो फायदा होता है। और इनके बेटे में तो बड़ी काबिलियत थी, ये तो मार छक्के लगाकर पाकिस्तान के छक्के उड़ा दिए थे, और इसलिए इनको, इनके बेटे को बीसीसीआई का हेड बना दिया गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। आप अपने बच्चों को भेजो फॉरेन पढ़ने के लिए, अनुराग ठाकुर जी की बात कर लेते हैं, बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, और दूसरों को यहाँ एकदम मतलब असंवैधानिक कह सकते हो, गैर साइंटिफिक कह सकते हो, ये बताएंगे पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। ये कौन सी किताब में पढ़ाओगे आप? पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। ये किसी भी तरीके से साइंस के लिए साइंटिफिक है क्या? अपने बेटे को आप भेजोगे विदेश पढ़ने, दूसरे को बेटे को आप इस तरह के मतलब पढ़ाओगे जो साइंटिफिक भी नहीं है, नॉलेज दोगे, गार्बेज पढ़ाने की कोशिश करोगे, उसका टेम्परामेंट, उसकी सोच, उसकी साइंटिफिक नॉलेज किस डायरेक्शन में जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, दूसरे के परिवारवाद। आप अपने बच्चों को बाहर भेजो पढ़ने के लिए, और दूसरे के बच्चे एसएससी का प्रोटेस्ट करें तो आप सड़क पर उनको कूटो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कहीं तो स्टैंड लीजिए। आप अपने हिसाब से सिस्टम और पॉलिटिक्स को के नैरेटिव को डिफाइन नहीं कर सकते। परिवारवाद अगर यहाँ एग्जिस्ट करता है तो वहाँ भी एग्जिस्ट करता है, और आपके यहाँ ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक बार जनता किसी को चुनकर भेज दी है, जनता भी परखती है ना, जनता चुनकर भेज दी है तो वहाँ पे परिवारवाद खत्म हो जाए। चिराग पासवान जी कौन है? चिराग पासवान जी किसी युद्ध में उतरे थे क्या सेनापति बनकर, कि मार एकदम सेनापति बनकर उतरे और किसी को हरा दिए, है ना, जहाँ तक इनका कहना है मुगलों को हरा दिए। और उसके बाद चिराग पासवान जी ने अपनी पार्टी का कमान उनके पिताजी ने बड़े गर्व से सम्मानित किया। ऐसा तो नहीं था ना। उनके पापा की ही विरासत है, जिसका वोट लेकर वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, और बिहार के लिए कुछ नहीं बोलते। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोल देते हैं। चुनाव आता है तो, टिकट आता है तो जीजा जी फर्स्ट आ जाते हैं। कंचन जी, एक मोटे तौर पर एक आंकड़ा अक्सर कहा जाता है राहुल गांधी के बारे में कि 2012 से लेकर पिछले साल तक करीब 89-90 इलेक्शंस जो है उनकी लीडरशिप में या उनके मेन स्ट्रीम में रहते हुए कांग्रेस पार्टी हारी। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को राहुल गांधी में ऐसे कौन से गुण दिख रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की बात की है? देखिए, सबसे पहले बता दें कि राहुल गांधी जी का जो पार्लियामेंट्री तजुर्बा है वो मोदी जी से ज़्यादा है। राहुल गांधी जी 2004 से पार्लियामेंट में, मोदी जी कब आए? तो राहुल गांधी जी मोदी जी उससे पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2000 से। तो गुजरात के चीफ पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, सांसद बने, प्रधानमंत्री जी बन गए। और एक बात बताइए, अगर इस हिसाब से देखें तो भाजपा के भी कभी 2-2 सांसद हुआ करते थे, एक भी सांसद नहीं हुआ करते थे। तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये नहीं है ना कि अरे 2 सांसद थे, इनके कभी सांसद नहीं थे तो ये कभी पावर में नहीं आते हैं। पावर में जनता से चुनकर आते हैं और जनता ये साइकिल है इसको मेंटेन रखती है। इनको लगा कि ये आगे है 50 साल रूल करेंगे, लेकिन हालत ये हो गई है 12वें साल में ही इनकी स्थिति खराब हो गई है। ये डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं मुद्दे को। इस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा अभी आग पकड़ा है बिहार में। बच्चे बच्चे भी कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो क्या करें? मतलब गाली दे दिया मेरी माँ को, गाली दे दिया, किलो में गाली दिया, लीटर में गाली दिया। ये कोई मतलब अगर इस देश के प्रधानमंत्री जो सबसे ताकतवर व्यक्ति होते हैं और जहाँ कहाँ चले थे विश्वगुरु बनने कि पूरी दुनिया को राज करेंगे, विश्वगुरु कहाँ विक्टिम बन गए? भैया अगर प्रधानमंत्री जी को कोई गाली दिया है, स्टेट में आपकी पुलिस है, सेंटर में होम मिनिस्टर आपके हैं, आपके लिए मिनटों का काम था, सेकंड का काम था उस व्यक्ति को उठवाना, उसको जेल में डलवाना जो प्रधानमंत्री जी को मंच से गाली दिया, लेकिन आपने नहीं करवाया। क्यों? इसका मतलब है आप इस निचले और छिछले लेवल की राजनीति पर आ गए हैं। घबराए क्यों हैं? अरे राहुल जी इतने अगर कमजोर है, मैं कह रही हूँ, तो घबराए क्यों हैं आप लोग? मतलब राहुल गांधी का बिना नाम लिए इनकी राजनीति तो होती नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का छवि खराब करने के लिए आपने इतने रिसोर्सेस लगा दिए हों, उसके बावजूद भी आप डर रहे हों, तो आपका डर जो है वो लाजमी है। ये तो मेरा मूल सवाल यही था कि मतलब तेजस्वी यादव ने क्यों राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर बताया, क्योंकि जिस इंडिया अलायंस में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों हैं उसमें अभी तक ऐसी कोई बातचीत प्रधानमंत्री को लेकर हुई नहीं। जो पार्टियां इंडिया गठबंधन के अंदर हैं या जो बाहर से समर्थन कर रही हैं जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तो वो भी प्रधानमंत्री के सवाल पर ये बातचीत इंडिया गठबंधन में होती ही नहीं है। तो फिर तेजस्वी को क्यों महसूस हुआ या क्यों उनको लगा कि राहुल गांधी का नाम ले लेना चाहिए? देखिए, एक तो राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है और लीडर ऑफ अपोजिशन की जो ताकत होती है ना, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है और वो जस्ट जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी के इक्वल हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के उस पर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के बराबर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश के। और लीडर ऑफ अपोजिशन तो ऐसे तो नहीं बन गया ना, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए भी तो सारी पार्टियों का सहमति रही होगी ना। लेकिन वो नंबर तो कांग्रेस पार्टी के अपने नंबर की वजह से वो पोजीशन नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप बताइए किसी पार्टी ने कहा इंडिया गठबंधन के कि हम इनको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हमने कहा, सपा ने कहा, इवन आम आदमी पार्टी ने कहा, सब उनको लीडर ऑफ अपोजिशन मानता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं और हम चाहते हैं कि भाई कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। ये एक पर्सनल रिश्ता भी है, जैसे कि लालू जी का अगर देखेंगे सोनिया गांधी जी से, लालू जी चाहते थे सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उनकी थी कि सोनिया गांधी जी क्यों नहीं बन सकती प्रधानमंत्री, लेकिन हालांकि सोनिया गांधी जी का अपना अलग स्टैंड रहा। मतलब जिस तरीके से बीजेपी ने गंदी पॉलिटिक्स उस समय की कि बाहरी हैं, फॉरेन हैं, इटली की हैं और ये मैं अपना सिर मुड़वा दूंगी, सुषमा स्वराज जी का जो आया था, ये सब जब ड्रामा चल रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में, उस समय भी लालू जी सोनिया गांधी जी के लिए स्टैंड लिए थे। तो एक होता है कि दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई की तरह आते हैं, तो छोटे भाई का आप सपना है कि बड़ा भाई प्रधानमंत्री बने, तो इसमें क्या दिक्कत है? चलिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा एक सवाल, जो बिहार में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है और जिस तरह से वोट चोरी का कैंपेन अब चल रहा है, जिसको राहुल गांधी तेजस्वी के साथ और धीरे धीरे और भी नेता इसमें जुड़ रहे हैं, तो क्या बिहार का चुनाव इस वोट चोरी कैंपेन का लिटमस टेस्ट होगा? क्या ये फाइनल होगा कि अगर बिहार में महागठबंधन की जीत हो गई तो वोट चोरी के आरोप सही हैं, अदरवाइज जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का जो स्टैंड है वही सही है? देखिए, एक है ना, ये ना आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये सवाल जब हम टीवी डिबेट्स में जाते हैं हर रोज़ यही होता है कि कर्नाटक जीत गए तो वोट चोरी नहीं हुई, हिमाचल जीत गए तो वोट चोरी नहीं हुई, झारखंड जीत गए तो वोट चोरी नहीं हुई, और अगर हार गए जहाँ तो वहाँ वोट चोरी हो गई। ये एक मतलब इस तरह का इलॉजिकल सवाल है। मैं एक उदाहरण देकर इसको समझाती हूँ कि मैं गई, मेरे घर में चोरी हुई, मैं गई पुलिस स्टेशन, मैंने कहा सर चोरी हो गई है। पुलिस पूछा क्या क्या चोरी हुई है? मैंने बोला मेरे गहने जेवर जो थे और मेरे पैसे वो चोरी हो गई है। पुलिस ने बोला ना ना ना, चोरी तो हुई ही नहीं है। मैंने बोला कैसे? करें देखो, तुम्हारा टेबल तो बचा ही है, तुम्हारी पर्दा तो बचा ही है, तुम्हारी कुर्सी बची है, तुम्हारा बेड बचा है, तुम्हारे बर्तन सिलेंडर सब बचा है, तुम्हारे घर में तो चोरी कैसे हुई है? ये लॉजिक जो है ना अप्लाई नहीं हो सकता। हम और भी मार्जिन से अन्य स्टेट में जीत सकते थे,
हमारी सरकार बनती 2020 में अगर वोट चोरी नहीं होता है। आप बताइए कि राहुल गांधी जी ने जो सबूत देश के सामने, सारे मीडिया के सामने है, ऐसा नहीं कि एक घर के कोने में बैठकर लाइव आ गए और कुछ ऐसा दिखा दिया, सारे मीडिया हाउसेस के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने उन्होंने प्रेजेंटेशन देकर दिखाया कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटर फर्जी वोटर्स हैं। तो आपको इलेक्शन कमिश्नर हो, आपको बताना चाहिए कि हाँ ये 1 लाख जो बताए हैं इन्होंने, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। आपको एक एक करके बताना चाहिए था, और आप तो आगे धमकी पुतर गए, आप धमकी तंत्र बन गए ना। तो ये मत भूलिए कि यहाँ इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन का पावर है वो चुनाव को फैसिलिटेट करने के लिए है। एक आम नागरिक कैसे आसानी से बूथ तक पहुँच जाए, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करे, उसको फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन का पावर है, डिक्टेट करने के लिए नहीं है। यू कांट डिक्टेट अस। आप अपॉइंटेड हो सकते हो नरेंद्र मोदी जी द्वारा और अमित शाह जी द्वारा, लीडर ऑफ अपोजिशन, और इस देश का एक भी सिंगल लीडर जनता के वोट से चुनकर आया है, जिसका वोट दिलाना आपका काम है। तो आप डिक्टेट मत करिए, कभी हमें डिक्टेट करोगे, कभी जनता को डिक्टेट करोगे कि आप अगर 11 डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो हम आपका नाम काट देंगे, आपको मैंडेटरी है। ये डिक्टेटरशिप वाले रोल में अब इलेक्शन कमीशन आ गई है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, और उसको डिफेंड करती है भारतीय जनता पार्टी। तो इसके लिए अगर हम चुप रह जाएंगे, कल का आप भी हमसे सवाल पूछेंगे कि जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, लाखों लाख फर्जी वोट एक जगह डाले जा रहे थे और आपके पास सबूत था, तो आप क्यों नहीं बोले? मतलब जब चुनाव आएगा तो आप लोग आ जाओगे, नहीं तो नहीं आओगे। हम बोल रहे हैं तो भी हम गलत, हम नहीं बोले तो भी हम गलत। जाए तो हम जाएं, कहाँ जाएं आप बताइए। अच्छा, एक सवाल जो बिहार में जिस तरह बिहार जाने से पहले राहुल गांधी ने एक जो पॉलिटिक्स शुरू की वो जातियों से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने ओबीसी को काफ़ी प्रमुखता दी है, और इसीलिए कांग्रेस शासित राज्यों में उन्होंने जातीय जनगणना भी करवाई, और ये बिहार में भी पहले भी नीतीश कुमार की सरकार ने करवाया हुआ था। तो राहुल गांधी जिस ओबीसी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, क्या वो आरजेडी जैसी पार्टीज़ के लिए वो डैमेजिंग हो सकता है? क्योंकि अगर ओबीसी कांग्रेस की तरफ आ गया और जब बाकी दूसरी जातियों के साथ, तो फिर आरजेडी जैसी पार्टियों के पास क्या बचेगा? देखिए, एक तो ये जो नैरेटिव है ना, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आरजेडी को हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक धर्म से के लोगों का वोट मिलता है, सबसे पहला ये। और अगर कांग्रेस आज हमारे धरना पे आई हुई है तो कहीं ना कहीं हम और खुश होते अगर रवैया जो है कांग्रेस ये आत्मसात पहले कर लेती। हम जब पहले ही बोल रहे थे कि आप जातिगत जनगणना कराओ, आप ओबीसी जो कोटा विदिन कोटा दो, आप ओबीसी के आरक्षण को लागू करो। हालांकि जो सेकंड मंडल कमीशन के अनुशंसा है, सजेशन है, वो यूपीए में लागू हुई, और उसी समय हमारा यह भी था कि क्योंकि आपको भी मालूम है पहली बार जो यूपीए 1 में हमारी 22 सांसद हुआ करते थे, तो लालू जी की एक उसमें मिस्टेक था, ठीक है, तो वहाँ पर लागू हुआ। लेकिन सेकेंड टाइम पे हमारा ये मानना था कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करो, ये हमारा डिमांड था यूपीए 2 में, और हमारे सिर्फ 4 सांसद थे उस समय। तो लालू जी ने लोगों से बात किया, लेकिन क्योंकि आपके सांसद कम है, आपका स्टेक कम है, और बहुत ऐसी और घटनाएं हुई जिसकी वजह से आपका ये लोकतंत्र वाला जो बिल और ये बिल वो सारा प्रोटेस्ट होने लगा, तो किस तरीके से डाइवर्ट हो गया। नहीं तो उसी समय हम प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने के लिए भी मजबूर करते। और ओबीसी के लिए अगर कांग्रेस आज काम करने के लिए तैयार हुई है, या राहुल गांधी जी खुलकर ओबीसी के बारे में बोल रहे हैं, कि पिछड़े समाज के बारे में बोल रहे हैं, दलित समाज के बारे में बोल रहे हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये तो हमारी जनता के लिए, उस वर्ग के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है। यहाँ सिर्फ वोट बैंक तक सोचना नहीं चाहिए, यहाँ सोचना चाहिए कि काश अगर ये लोग पहले और जागे होते तो आज ओबीसी की स्थिति, आज दलित की स्थिति, आज सबकी स्थिति और बेटर हो गई होती। हम यहाँ राजनीति के स्तर से नहीं, हम जनता के स्तर से देख रहे हैं कि उनके लिए क्या फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं उनको मजबूर करने के लिए आज चाहे कांग्रेस बोल रही हो या बीजेपी बोल रही हो, मैं जातिगत जनगणना करवाऊंगा, सबको मजबूर करने के लिए अगर कोई फोर्स काम कर रही है तो सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं, जो मजबूर दोनों तरफ किए कि आपको ये करना पड़ेगा, इस लाइन पर आपको आना पड़ेगा। तो ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है। लेकिन बिहार में अगर राहुल गांधी की इस तरह की यात्रा से अगर कांग्रेस पार्टी का संगठन
और उसका पुराना समर्थक वर्ग अगर जागता है या मजबूत होता है तो ये डैमेज किसको करेगा? क्या ये बीजेपी को डैमेज करेगा या फिर महागठबंधन की जो अपनी पार्टियां हैं उनके लिए ही एक खतरे की घंटी है जिसको कि आप समझना नहीं चाहते हैं अरे नहीं नहीं या नहीं, इसकी सुनिए। ज़रूरत नहीं है? नहीं नहीं, सबसे पहले कि ये जो आप कह रहे हो कि कांग्रेस के समर्थक वर्ग हमारे में आया और हम अब हमसे वापस लेंगे, पहली बात तो ये गलत है। ऐसा आपको क्यों नहीं लगता कि कांग्रेस के समर्थक जो है बीजेपी में गए? कौन सा बीजेपी जो है कभी पावर में थी बिहार में और उनके फुल फ्लेजेड सरकार थी और सारी जनता उनको मेजोरिटी में जिता रही थी? ऐसा तो नहीं था ना। बीजेपी भी तो कमजोर थी वहाँ। बीजेपी अगर मजबूत हुई है तो कांग्रेस का वोट तो उधर भी गया है ना, उधर ही गया है। तो कांग्रेस अपना वोट बीजेपी से ले रही है, जदयू के पास जो गया जदयू से ले। आरजेडी का अपना वोट है जो बहुत पहले से बना हुआ है, जब हमारी जनता दल बनी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी तब से बना हुआ है, और इमरजेंसी के खिलाफ जो लड़ाई हुआ। तो ये कह देना कि कांग्रेस का वोट आरजेडी में गया है और आरजेडी और कांग्रेस में लड़ाई है, गलत है। कांग्रेस का वोट बीजेपी में गया है, हो सके वहीं से लाने की कोशिश कर रहे हो, तो हमको लगता है उधर भी बात करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक सवाल जो आपको लेकर और प्रियंका जी को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि उन्होंने नेशनल डिबेट में बिल्कुल एक माहौल बना रखा है। इस माहौल बनाने का फ़ायदा किसको हो रहा? आरजेडी कोई नेशनल लेवल की पार्टी तो है नहीं। आप जो डिबेट्स कर रही हैं वो एक नेशनल इश्यूज़ पर कर रही हैं। आप ट्रंप के टैरिफ पर भी अपनी राय रख रही हैं, आप SCO समिट पर भी अपनी राय रख रही हैं, मोदी के बारे में बोल रही हैं, पाकिस्तान पहलगाम। जो आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है वो तो बिहार तक सीमित है ना। तो आप उस ऑडियंस के लिए क्या कर रही हैं? इससे फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हो रहा है या आरजेडी के ज़मीनी तो स्तर पर आप हो रहा है? पहली बात, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्यों सवाल पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है बिहार की जनता को जो वो नेशनल इश्यूज पर, टैरिफ पर और नहीं, मुझे महसूस नहीं रहा, मैं तो सवाल नहीं, पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिहार के लिए भी ट्रंप का मुद्दा उतना ही बड़ा मुद्दा है। बिहार भी इसी देश का हिस्सा है। यहाँ पर भी भाई एक बात बताइए, पहलगाम पे जब आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, सबसे पहले मोदी जी कहाँ भागे भागे गए? बिहार गए ना। बिहार गए प्रचार करने अपना, ऑपरेशन सिंदूर, भाइयों और बहनों मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर बहता है। तो मोदी जी जब नेशनल इश्यूज को पहुंचा रहे हैं वहां बिहार चुनाव के लिए कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, देखो हमने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, लेकिन हम आतंकवादियों को मार नहीं पाए जो हमारे यहाँ अटैक किए थे, हम चाइना से जाकर गले मिल लिए। तो जब मोदी जी जाकर वहाँ पर ये इशू बनाते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिहार की जनता को ट्रंप और टैरिफ पे, क्या अगर टैरिफ लगाते हैं ट्रंप तो बिहार के जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? उस पर भी पड़ेगा। जब चाइना से आप जाकर हाथ मिलाते हो तो जो बिहार के लोग हैं जिनका सेंटिमेंट पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ, उन आतंकियों के खिलाफ, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ उनसे जाकर गले मिलते हो तो उनका सेंटिमेंट हर्ट नहीं होगा? ऑपरेशन सिंदूर पर जाकर आप कहते हो कि हमारी रगों में सिंदूर बहता है, खून नहीं बहता है। जब उनको अपना दिखाते हो सेंटिमेंटल तरीके से, आप उनके इमोशन से खेलते हो, तो जब आप उनको गले लगाते हो चाइना को, तो उनका सेंटिमेंट और उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होगी? तो बिहार की जनता, बिहार इसी देश का हिस्सा है और उसको भी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको भी डिप्लोमेसी, उसको भी टैरिफ, उसको भी बिजनेस डील, सब कुछ उतना ही इम्पैक्ट करता है जितना कि अन्य राज्यों को करता है। इसीलिए वहाँ पर भी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि राष्ट्रीय चैनलों पर नहीं बैठेंगे हम। राष्ट्रीय जो डिबेट्स हो रहा है, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो बिहार को भी इम्पैक्ट करता है। बिहार अलग से नहीं है, बिहार इसी देश का पार्ट है। अच्छा, अभी आपसे काफ़ी JNU के बारे में भी हमारे कलीग ने सवाल किया और आप JNU को लेकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस करती हैं। तो JNU से ही एक नेता निकले जो बिहार के ही हैं, कन्हैया कुमार, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, अभी पहले वो CPI-ML में थे, स्टूडेंट विंग में थे, यहाँ AISF में अभी कांग्रेस में हैं। तो अच्छा करें, अच्छा जाए, फ्यूचर आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं दे सकते हैं। हम लोग के साथ, हम लोग के कलीग रहे हैं। तो ये एक चर्चा बनी रहती है कि तेजस्वी यादव से कन्हैया कुमार की बहुत नहीं बनती, इस टाइप की कोई अफवाह है? ऐसा कुछ अफवाह है, आप पता नहीं, आप लोग बनाए होंगे तो अलग बात है, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं देखा कि पता नहीं कि मंच शेयर नहीं करते। मैंने तो लास्ट वीडियो जो हमारी प्रवक्ता इधर तो दिख रहे हैं, इधर तो दिख रहे हैं, लगातार दिखे हैं, ये बात सही है। अरे नहीं, हमको समझ नहीं आता। मैं तो आप ही के सिस्टम का एक उदाहरण देती हूँ। आप एंकर हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपके कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, आपके एडिटर हैं, एडिट करते हैं, ठीक है।
और अगर आप एंकरिंग की जगह आपके कोऑर्डिनेटर आके आपको साइड करके कहें मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, मैं एंकरिंग करूंगा, तो जैसे एक मीडिया हाउस का सिस्टम होता है, ऐसे एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ऐसे एक कॉर्पोरेट सिस्टम होता है, आप सबको अपना अपना रोल असाइन होता है और उस रोल के दायरे में वो अपना अपना काम करता है। तो जिसको जो रोल असाइन है वो काम करेंगे। तेजस्वी जी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तेजस्वी जी जो है कि विधान सभा में जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और उसी के हैसियत से बात रखते हैं। पता नहीं क्या कि उनसे डर लगता है, उनको उनसे डर लगता है, वो उनकी नहीं बनती है। कांग्रेस अब की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी में किसको क्या पद मिलेगा और उसी पद के अनुसार वो अपना दायित्व निभाएगा। वो कांग्रेस की जिम्मेदारी, आरजेडी की प्रॉब्लम कब से हो गई? वो सब आरजेडी की समस्या नहीं हो सकती ना कि अगर किसी को छात्र विंग का इंचार्ज बनाया गया हो और वो हमारे छात्र विंग से ही बात करेंगे ना, किससे बात करेंगे? क्या तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में घोषित उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, या इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है? घोषित ही हैं, जनता ने घोषित कर दिया है। हालांकि मैं सर्वेज में जो मीडिया हाउसेज में दिखाए जाते हैं उन पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि खुद मैं डेटा सेंटर से हूँ, तो इनके कितना ऑथेंटिक होता है जब मैं पूछ लेती हूँ कि मार्जिन ऑफ एरर क्या है, सैंपल नंबर क्या है, वो सारे सवालों पे जब आते हैं तो वो दिख जाता है कि कितना फ्रॉड सर्वे है। मैं बता सकती हूँ कि पूरी तरह से फ्रॉड सर्वे, फिर भी उस सर्वे में कभी 40%, कभी 30%, कभी, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा तेजस्वी जी को दिखाया जाता है कि यही सबसे जो है कि पसंद किए जाने वाले मुख्यमंत्री चेहरा हैं बिहार में। और हमारे महागठबंधन में कांग्रेस है, वीआईपी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीआई-एमएल है, सब लोग चाहते हैं तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री हों, वही चेहरा हो। वही 2020 में थे, वही 2024 को लोकसभा में थे, वही 2025 में होंगे। इसमें इफ एंड बट कहाँ से आता है पता नहीं। बस इस बात का तो एक नेचुरल इंतज़ार है ना कि किसी मन से राहुल गांधी घोषणा कर दें कि तेजस्वी महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे। पता शायद नहीं। ये हुआ नहीं है अभी तक, अगर मेरी ठीक जानकारी नहीं देख, पता नहीं इसमें इतना लोगों को बेचैनी क्यों है सुनने के लिए। कहते हैं तेजस्वी, राहुल जी ने घोषित नहीं किया, राहुल जी ने कब ये कहा कि तेजस्वी जी चेहरा नहीं होंगे? राहुल जी ने कहा क्या ये? कहीं उनका बयान निकाल कर दिखाइए, राहुल जी ने कहीं कहा नहीं तेजस्वी जी चेहरा नहीं होंगे। सारे महागठबंधन की पार्टियों ने अपना लीडर चुना हुआ है। तेजस्वी जी वही 2020 में थे, वही 2024 में थे, वही 25 में होंगे। जनता भी पसंद कर रही है। अब कौन सा सवाल बचता है लोगों को? पहले एनडीए से पूछ लीजिए, एनडीए में कौन होगा? नीतीश जी होंगे कि नीतीश जी महाराष्ट्र कांड जैसे निपटा दिए जाएंगे? राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर तो आप अच्छा खासा कर ही रही हैं, लेकिन ये हार्वर्ड जाने का रास्ता क्यों आगे खोज रही हैं साथ साथ? हाँ, ये दरअसल हमारे भैया हैं एक, वो ये वीडियो देखेंगे तो मैं उनका नाम ले लेती हूँ। हमारे विनोद भैया है, वो हार्वर्ड रिटर्न है, मेरे अपने भैया नहीं हैं और वो मेरी रिश्तेदारी में हैं। उनका सपना है मैं हार्वर्ड जाऊँ। उन्होंने एकदम पीछे पड़ गए हैं कि कंचना आप ये मतलब अच्छा की हो, आप हार्वर्ड जाओ। मेरा भी सपना वो अंदर से है, मतलब पोस्ट डॉक करने का सपना है। हार्वर्ड ही नहीं बल्कि विश्व की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर। तो हालांकि उनसे मैंने टाइम बार्गेन किया है कि मुझे प्लीज़ आप चुनाव तक मुझे छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं एप्लीकेशन डाल दूंगी। उन्होंने हालांकि मुझे किसी प्रोफेसर से भी बात करवाया और वो रेडी हैं, उनका काम मेरे से मैच करता है जो पीएचडी मैंने किया है। तो उनको मैं ये बोली हूँ कि भैया मुझे प्लीज़ जो है चुनाव तक थोड़ा बख्श दीजिए, उसके बाद मैं बात करूँगी, फिर चली जाऊँगी। आप जो कहोगे करेंगे, देखेंगे उस पर। चलिए, इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका जो शोध रहा, जो शुरुआत में आपने कहा रिसर्च, वो कैंसर के इर्द गिर्द भी रही। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर और चिंता भी अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर को लेकर। आपने अपनी रिसर्च में क्या पाया और कैसे कैंसर को अर्ली, जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता हमने देखा कि तीसरे या चौथे फेज़ में जाकर पता लगता है, डिटेक्ट होता है। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो इस बार एक नोबेल प्राइज़ एक पर्सन को मिला है कैंसर पे, वो इम्यूनोथेरेपी पे, वो रेक्टल कैंसर पे इम्यूनोथेरेपी पे उन्होंने एक कोई ड्रग डिज़ाइन किया जिस पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशन हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम एक साल में 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन और कितने ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, है ना। ये तो दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा विकास है
वो सिर्फ एक चीज़ से तय नहीं होता कितनी ट्रिलियन बन गया है। इवन साइंस के फील्ड में कितना काम हुआ है। बहुत सारे डेवलप्ड नेशन हैं जिन्होंने जीन बैंक बना रखा है, जीनोम बैंक बना रखा है। उसमें क्या होता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है या जस्ट बच्चा नहीं, कोई भी किसी भी स्टेज पे जाता है और अपना जीनोम पूरा सीक्वेंस कराता है, और उस जीन और जीनोम के पैटर्न पर हम ये बता सकते हैं कि आज से 10 साल बाद, 1 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद इनको कौन कौन से डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी है बेस्ड ऑन म्यूटेशन या अदर जो सिग्नेचर चेंजेस होते हैं जीनोम में, उसके आधार पर। तो ये जो डेवलप्ड नेशन है वो जीनोम बैंक बनाए हुए हैं, और लोग अपने बच्चों को, और उसके लिए लेकिन बहुत प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। अगर मैं अपना पूरा जीनोम, है ना, मैं कहीं पर डिपॉजिट कर रही हूँ, मतलब मैं एक पर्सन क्या हूँ, मैं कहीं डिपॉजिट कर रही हूँ, तो उसके लिए प्रॉपर जो लॉ होना चाहिए। और इंडिया में अभी भी जीनोम और इस तरह की बात नहीं हो रही है, डेटा बैंक की बात नहीं हो रही है। ये एक हमको लगता है कि इस तरह पे साइंस के फील्ड में इस तरह पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन लेना चाहिए, क्योंकि जीन और जीनोम बैंक के मामले में, अर्ली डिटेक्शन के मामले में हम बहुत पीछे रह जा रहे हैं। जब हम जीन सीक्वेंस करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और बहुत सारे मेथोडोलॉजी आ गया है, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ इतने साल बाद ये कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अर्ली डिटेक्शन का फिर वो क्या होता है कि आप पहले से अलर्ट हो जाते हो और वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड करके आप इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी की तरफ बढ़ सकते हो। क्योंकि आप देखते हो कि कई बार एक कैंसर की मेडिसिन जो है वो एक पर्सन पे काम करती है, दूसरे पर्सन पे काम नहीं करती है, तीसरे पर्सन पे काम नहीं करती है। और यही कारण है आज तक कैंसर का जो मेडिसिन है कोई एग्जैक्ट मेडिसिन हो नहीं पाया। किसी का इम्यूनोथेरेपी से सही होता है, किसी का रेडिएशन थेरेपी से, क्योंकि सबके कॉजेज अलग अलग हैं। और टारगेटेड थेरेपी मतलब 1 पर्सन 1 टारगेट, जो पर्सन का प्रॉब्लम है उसी को आइडेंटिफाई करके कैंसर को डिटेक्ट करके उसको थेरेपी देना, वही एक अल्टीमेट सोल्यूशन है जिसके लिए जीन और जीनोम बैंक चाहिए। तो मेरा इस पर अर्ली डिटेक्शन पे भी इस पर काम है। जी। आप क्योंकि टीवी डिबेट्स को लेकर आप बहुत चर्चा में रहती हैं, इसलिए सवाल ये भी कि क्या हम अक्सर देखते हैं कि टीवी डिबेट्स के बाद जो प्रवक्ता पहले लड़ रहे होते हैं वो चाय समोसा पार्टी करते भी नजर आते हैं, तो टीवी डिबेट्स के पीछे की कहानी क्या है? दोस्ती हो जाती है उसके बाद? देखिए आप नहीं, दोनों तरीके से होता है। हम लोग को हमारी पार्टी ने साफ कहा है कि हमारा जाकर पर्सनली किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, फाइट करना नहीं है कि उतर गए मैदान में चलो लड़ते हैं, हाथापाई करते हैं, ये हमारा नहीं है। हमारा है एक टीवी प्लेटफॉर्म, एक मंच है जिस पे हम अपने संघर्ष, अपने पार्टी हमारी क्या कर रही है, क्या करेगी, लालू जी का, तेजस्वी जी का और पार्टी की ओवरऑल आइडियोलॉजी, और कोई मुद्दा आ गया है तो उस पर एज ए आरजेडी हमारा स्टैंड क्या है, इस पर हमें बात रखना है। और बहुत आराम से भी, ज़रूरत पड़े तो एग्रेसिव तरीके से भी आप, क्योंकि कन्विंस करना होता है, आप अपने बात को कैसे कन्विंस करते हो ये है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने आइडियोलॉजी की वजह से हमें पब्लिक को बताना है हमारे ये है, हम दूसरे से मार कर लें। भाई आप अपना कह रहे हो, हम अपना कह रहे हैं, जिसका सही होगा, जो सही होगा कहने में और जो सही होगा उसको पब्लिक परसीव करेगी, यही होता है। तो आप चाहे सदन में देखिए, चाहे टीवी डिबेट्स में देखिए, ऐसा नहीं होता कि सदन में लड़ रहे हैं तो पीछे जाकर फिर वहाँ पर मुंह फुलाए हुए। हाँ, ये कल्चर ज़रूर हो गया है, ये कल्चर पहले नहीं था। अभी देख रहे हैं कि हम तो अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि भाई सबसे निकलते समय बातचीत करके ओके ओके करके निकलें, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता कुछ पीछे जाएंगे, मुंह फुला लेंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं, आपने इनको ज़्यादा समय दे दिया, इनका टाइम कम करिए। कभी कभी स्क्रीन पर ही, एयर ही, ऑन स्क्रीन ही बोल देते हैं, आपने इनको टाइम दे दिया, इनका टाइम कम करिए, इनका टाइम कम करिए। भैया बीजेपी के प्रवक्ता डिसाइड करेंगे कि आरजेडी प्रवक्ता को कम टाइम दिया जाए, तो फिर वहाँ पर फिर थोड़ा सा हो जाता है भाई ऐसे मत करिए, आप अपनी बात कहने आए, हम अपनी बात करने आए, हम दोनों अपने अपने पार्टी के लॉयर हैं। आप अपने पार्टी का लॉयर हैं, हम अपने पार्टी का लॉयर हैं, जो बेस्ट जो है अपना डिफेंड कर लेगा कोर्ट में। हालांकि कोर्ट बायस्ड हो तो फिर क्या ही कहा जा सकता है, डिसीजन किसके फेवर में आएगा वो आप जानती हैं, लेकिन फिर भी हम तो अपना तर्क देते हैं। तो अच्छा, बीजेपी प्रवक्ताओं से इतनी शिकायत है आपकी, लेकिन कोई ऐसा बीजेपी प्रवक्ता है जो आपको अच्छा लगता है, प्रवक्ता के तौर पर अच्छा लगता है? कौन सा बीजेपी प्रवक्ता? देखिए सच बताएं, कोई नहीं। चलिए किसी और पार्टी का प्रवक्ता बता दीजिए। राजकुमार भाटी जी, सपा से। वो उनके पास तर्क होता है, वो बढ़िया बात करते हैं। और शायद और भी कांग्रेस से भी प्रवक्ता हैं कुछ, जो मतलब कि
रिश्ते सारे से ऐसा नहीं बीजेपी के प्रवक्ताओं से हम लोग लड़ाई करते हैं, वो हमसे लड़ाई करने लगते हैं, पता नहीं क्यों चिढ़ जाते हैं हमसे, और फिर भी हम उनसे लड़ाई नहीं करते। एक हवा बना हुआ था कि बीजेपी के ये राज्यसभा में हैं और प्रवक्ता हैं और पता नहीं 30 मार खाएं। जब से हम लोग बैठने लगे हमें लगता है भाई ये व्यक्ति राज्यसभा में हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी ये राज्यसभा में हैं और इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। 2-4 दोहा चौपाई लेकर आएंगे, गोल गोल घुमा के झूठ पे झूठ। तो हमको लगता है कि एक दो जो बाहर हुआ बना था जब हम डिबेट में नहीं आया करते थे, लेकिन आने के बाद पता चला है कि ये बहुत सब झूठे हैं, सब के सब झूठे हैं और इनका नैरेटिव नहीं चला, और फिर वो गुस्सा के भी जाएंगे और फिर बैन भी करवाएंगे। चलिए, बहुत लंबी बातचीत आपसे हुई है कंचना जी। अंत में ये सवाल ये कि कैसी बातचीत आपको लगी, अनुभव कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा, आप लोग का सवाल भी बहुत अच्छा रहा और आई होप कि लोग इसको पसंद करेंगे। और जब आपने फ़ोन किया कि इंटरव्यू करने के लिए, हालांकि प्रियंका जी हैं जो हमारी कलीग हैं, उन्होंने बताया, तो अनुभव बहुत अच्छा रहा, सारे सवाल अच्छे रहे, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो सब। थैंक यू अपने मंच पे बुलाने के लिए, धन्यवाद आपका बहुत शुक्रिया। हाँ।